जी। ओके। ठीक है, ये चैट देख रहा हूँ। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। हमारी क्लासेस बहुत टाइम के बाद हो रही हैं। अब क्लासेस इतना गैप आ गया क्लासेस होने में, रमज़ान की वजह से भी और ईद की वजह से भी। अब इंशाल्लाह हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी और कोर्स भी थोड़ा स्पीड अप चलेगा। तो आपको भी इंशाल्लाह मेहनत करनी होगी और एग्ज़ाम फोकस हम इंशाल्लाह अब तैयारी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हम जो अब तैयारी करेंगे सारी एग्जाम फोकस करेंगे। हम टॉपिक वाइज पास पेपर्स भी करेंगे और कोर्स को थोड़ा स्पीड अप भी करेंगे। और आपसे मुझे पार्टिसिपेशन ये चाहिए होगी कि आपकी रेगुलर अटेंड करना क्लासेस ज़रूरी है। जितना रेगुलर अटेंड करेंगे और उतना हम कोशिश कर दीजिएगा कोई क्लास मिस नहीं हो। तो हम टाइम टू टाइम जो भी इश्यूज हैं वो ऑन द स्पॉट क्लास में भी रिजॉल्व करें। अगर बाद में भी कोई क्वेश्चन अराइज होते हैं तो वो भी रिजॉल्व करें। अब हमने पहला चैप्टर हम थोड़ा अब ये मैं डिस्कस करूँ कि हम पढ़ेंगे कैसे, बुक कौन सी फॉलो करें। अब मैं जो मैंने खुद जो पढ़ा था, अगर मैं थोड़ा अपनी हॉनेस्ट रिव्यूज़ बताता तो मैंने जो पढ़ा था मैंने सर खालिद पेटी वाला बुक से पढ़ा था। उसकी बुक जो बहुत ऑर्गेनाइज है। और मैं भी अभी जो प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ कुछ आई कैप के टैक्स प्रैक्टिस की बुक से और सर खालिद पेटीवाला, और कुछ जो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो उसको कंसिडर करके फिर बना रहा हूँ। तो अगर आप बुक मेरी प्रेजेंटेशन तो मैं सब आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो सारी मेरी ऑर्गेनाइज होंगी, वो इंशाल्लाह बुक से ज़्यादा ऑर्गेनाइज होंगी, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज हर लिखता जा रहा हूँ कि ये टॉपिक वाइज, और पास्ट पेपर भी इसमें कंसिडर करता जा रहा हूँ और टिप्स भी लिख रहा हूँ उसमें और समरीज भी बना रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि समरीज भी सारी सारी उसी प्रेजेंटेशन में मैं आपके लिए बना दूँ और कीवर्ड्स भी हाईलाइट कर दूँ कि ये एटलीस्ट याद होने चाहिए टैक्स में। और सबसे अच्छी बात ये, टैक्स में कितना भी मुश्किल पेपर आए ना, टैक्स का चाहे कितना भी मुश्किल पेपर आएगा बुक से ही, कितना भी मुश्किल आए, तो इसके मकसद ये कि या तो आपने पढ़ा नहीं होगा, अगर सवाल नहीं आ रहा तो या तो आपने पढ़ा नहीं होगा या तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में कोई नया कॉन्सेप्ट आ जाता है या कोई एक नई ट्रांजेक्शन या नई एंट्री आ सकती है, लेकिन टैक्स के बुक में ना लॉ के प्रोविजंस ही पूछे जाते हैं, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट है ना, पास करना सारा डिपेंड करता है आप पे, आप कितनी रीडिंग करते हैं और कितना जो है ना मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ए टू जी आपके ना पास पेपर्स करा दूँ, ए टू जी। और इसमें जो थोड़ी मैं बेसिक टिप्स दे रहा हूँ एग्जाम नेक्स्ट की, कि ये टाइम टू टाइम आपको पढ़ना है और पास पेपर एटलीस्ट 3 टाइम प्रैक्टिस करने हैं। एक तो मैं आपको इंशाल्लाह कराऊंगा, दूसरी बार आपको मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ूंगा, वो मेरे साथ आप मुझे रिव्यू भी कराएंगे और चेक भी कराएंगे। और तीसरी बात, आपको एग्जाम से पहले ना ये सारे पास्ट पेपर जो मेजर हैं वो डिफिकल्ट वो देखने जाने। एग्जाम से पहले मुराद ये है कि फर्स्ट टाइम एग्जाम में नहीं देखने, डायरेक्ट कोर्स कंप्लीट होगा फिर हम पास्ट पेपर देखेंगे, नहीं। हम चैप्टर वाइज, हमने पहले चैप्टर कंप्लीट कर लिया, दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जैसे मैंने कोर्स आउटलाइन दी थी कि हम पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हम स्लाइड अभी मैं व्यू करा दूं, ये वाली स्लाइड थी, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो नए, जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो मैं इसलिए थोड़ा ना ये 10 मिनट का ना ओवरव्यू भी दे दूंगा कि जो पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम 10 मिनट ओवरव्यू इसलिए दूंगा कि सारे सबको कॉन्सेप्ट जो है ना मेरे सारे रिवाइज हो जाएं, उसके बाद हम डायरेक्ट पास्ट पेपर पर फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट करें, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। अब ये वाले कॉन्सेप्ट हैं, टैक्स ईयर, रेजिडेंशियल स्टेटस, ये सर आजिक पढ़ाएंगे और ये सर मैं पढ़ाऊंगा। और इनकम टैक्स रेट, जिन्होंने पहले क्लासेस नहीं भी ली हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो कोई टॉपिक समझ नहीं आया, क्योंकि मैं आपकी वजह से अब रिपीट कर रहा हूँ और मैं अब भी स्पीड अप करूँगा कि हम कोर्स टाइमली कंप्लीट करना है और सारे पास पेपर भी टाइमली प्रैक्टिस के साथ, लॉ के साथ, फैक्ट्स के साथ आप मेरे साथ क्लियर करें, क्योंकि ये आपने 100% कोर्स कंप्लीट कर लिया ना, आपका 100% पासिंग होना चाहिए इसमें रेशो। ठीक है, और रेजिडेंशियल स्टेटस, इनकम टैक्स रेट्स, रिबेट्स एंड डिडक्शन, इनकम फ्रॉम सैलरी, एम्प्लॉय शेयर स्कीम, ये सारे टॉपिक वाइज हम पढ़ते भी जाएंगे और टॉपिक वाइज पास पेपर प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, और ये सर आजिक भी पढ़ाएंगे और सर आजिक भी ऐसे ही आपके साथ बहुत कोऑर्डिनेट करेंगे और बहुत अच्छे टीचर हैं। ठीक है,
और दूसरी बात अब ये हम करें कि हमने जो पहले पहले हम पढ़ चुके हैं, अभी मैं थोड़ा जल्दी में ओवरव्यू दूंगा कि रिकॉल करें, फिर डायरेक्ट हम पास पेपर्स करते हैं और पास पेपर्स में जो हमारे हैं ना कॉन्सेप्ट वो रिकॉल होंगे जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और पास पेपर हम शुरू में इसीलिए डिटेल में कर रहे हैं कि आपकी वर्डिंग और आपकी ड्राफ्टिंग शुरू से ही बने, और ड्राफ्टिंग जैसे शुरू से बनेगी ना तो आखिर में आपको लिखने में मसला नहीं होगा, रिटन प्रैक्टिस का इतना मसला नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूँ ये डे वन से ही प्रैक्टिस हमारी चलती रहे, ठीक है। और अब हमने जो पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं या दो क्लासेस में, वो ये समरी है उनकी। हमने ये पढ़ा था जनरल इंट्रोडक्शन, मैंने अपना दिया था कि मेरा नाम अकबर अली शेख और मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन सिस्टम पाकिस्तान का पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी कंपनी की, एओपी की, पर्सन की, टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, प्रोसीजर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर, और उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस और फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम और टैक्स ट्रीटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब वन बाय वन ना ये हम थोड़ा, मैं रीडिंग नहीं करूंगा, रीडिंग अगर जिसको कोई क्वेश्चन हो तो बाद में रीडिंग भी करके पूछ लेंगे। ये अभी सवाल आया, जैसे मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आईकेप की बुक से पढ़ें तो भी सही है, पढ़ना तो सर खालिद पेटीवाला की बुक से पढ़ें तो बहुत अच्छा है। उसमें टॉपिक वाइज आपके पास पेपर भी चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं जो आपको ज़्यादातर मेरी प्रेजेंटेशन होगी ना उस सीरीज फॉर्म में ही है, जैसे खालिद पेटीवाला की बुक है। अब आवाज़ क्लियर आ रही है? अभी आवाज़ क्लियर आ रही है? नो सर। ओके, मैं ये कह रहा था कि सर खालिद पेटीवाला की बुक जैसे है जिसमें सीरीज में टॉपिक वाइज लिखे हुए हैं, तो टॉपिक वाइज हम उसी टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके टॉपिक वाइज पास पेपर्स अवेलेबल हैं, 2-3 बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक ही बुक पढ़ें, सर खालिद पेटीवाला बुक पढ़ें और मेरी प्रेजेंटेशन देखें बस, या तो आप मेरी प्रेजेंटेशन प्रिंट कर सकते हैं तो वो भी अच्छा है, वरना जो इस तरह होगा कि आप मेरी बुक प्रेजेंटेशन और सर खालिद पेटीवाला, आपको टेक्स्ट प्रैक्टिस आईकेप की बुक देखने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा वो मैं आपको खुद ही क्लास में कवर करा दूं, या उनकी सारी जो नोट्स हैं आईकेप के वो मैं सारी अपने प्रेजेंटेशन में डाल दूंगा, जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा, ठीक है। तो हम ज्यादा 2-3-4 बुक्स पढ़ेंगे ना तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगी। हाँ, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि वो ले लें, इसलिए रिकमेंड करूंगा, किसी की क्वेरीज आए इसलिए कहूंगा क्योंकि वो मैं आपको ना कंफ्यूजन नहीं होगी। एक बुक से पढ़ेंगे, 2-2 बुक्स से पढ़ना, 3-3 बुक से पढ़ना भी ना एक वन ऑफ द फेल्यूर रीजंस होता है, एग्जाम में समराइज नहीं हो पाता कि किस बुक से पढ़ना है किस तरह। ये बहुत ऑर्गेनाइज बुक है, मैंने मॉड्यूल सी की भी इससे पास की थी, उस वक्त मॉड्यूल सी था, और मॉड्यूल 8 की भी उससे ही पास की थी। और मैं क्या जिससे भी जो स्टूडेंट्स मेरे साथ थे वो सारा खालिद, और जो सर से क्लास नहीं लेते थे वो भी सर खालिद पेटीवाला की बुक पढ़ के पास होते थे। जी, मैं इंशाल्लाह सबको शेयर कर दूंगा, इंशाल्लाह मैं सबको जो है खालिद पेटीवाला, ये अपनी प्रेजेंटेशन है, क्योंकि मैं इसलिए समरीज और आपके लिए ही बना रहा हूँ। मेरा मटेरियल ना सब आपको कोई किसमें उसमें कोई नहीं होगा कि मैं हाइड करूँ, ये सब तो आपके लिए बनाऊंगा। उसमें अगर आपकी कोई सजेशन होंगी सर प्रेजेंटेशन में ये थोड़ा इजी कर दें इस तरीके से, वो भी मैं इंशाल्लाह आपकी कोशिश करूँगा। हाँ, अगर कोई पूछ रहा है प्रेजेंटेशन पढ़ें तो हाँ तो भी पढ़ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा सारी प्रेजेंटेशन। अगर कोई 1-2 टॉपिक में सपोज ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन इसलिए भी कह रहा हूँ कि सर हाजिक भी बना रहे हैं, वो सर हाजिक कितना कवर करते हैं कितना नहीं करते, तो केपी की बुक इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ। एक बुक आपको ना फिजिकली होना, एक कभी कभी ना प्रेजेंटेशन से पढ़ने से रिकॉल में एंड में रिवाइज करने में शायद आपको मसला हो। अच्छा, माइक ऑफ कर दूं, एक मिनट। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है अपने माइक जो है सारे ऑफ कर दें प्लीज। ठीक है, ऑफ हो गया। अब ये थोड़ा बेसिक टिप्स थी, और टाइम टू टाइम हम टिप्स देंगे भी। प्रेजेंटेशन में इसलिए कह रहा था, प्रेजेंटेशन में मेरी सारी कवरेज होगी, कोई मैं चीज़ नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह, और एडिशनल और इजी वे में होगा। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ सर आजिक भी पढ़ाएंगे, वो किस तरह प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वो भी अच्छी ही प्रोवाइड करेंगे। लेकिन 2-2
अगर बुक्स फिजिकल अवेलेबल होगी आपके पास तो आपके लिए इजी इस सेंस में रहेगा कि आप एक मटेरियल ऑर्गेनाइज आपके रिटन में भी होगा लिखने के लिए, और वो भी होगा मतलब एक प्रेजेंटेशन कोई सर आजिक की मिस से या उसने फिजिकल क्लास ले लिया, किस तरह रिटन में अपने नोट से पढ़ा लिया, तो ये भी होता है। एक मिनट, ये किसी ने मीटिंग और दूसरी भी ऑन कर दी है, उसकी आवाज़ डबलिंग हो गई है। मैं लिख के भी बता देता हूँ इंशाल्लाह, उसमें उसमें भी बता देता हूँ, नोट्स में उसमें भी बता दूंगा, ग्रुप में भी बता दूंगा कि हाँ वालेकुम सलाम। ये शाहज़ा भाई किसकी और की भी आवाज़ आ रही है यहाँ पे क्लास में? हाँ हेलो, मैं कह रहा था किसी और की क्लास में आवाज़ आ रही है, ये क्या चक्कर हो गया? हाँ जी, अभी किसी की आवाज़ भी आ रही थी क्लास में और किसी की क्लास ऑन हो गई थी। अच्छा, तभी ऑन हो गई थी, मुझे वो ज़हन में नहीं था, तो इससे आवाज़ उससे आ रही है। मैंने कहा कोई लाइव क्लास दूसरी भी मीटिंग चल रही है। ठीक है, मैं दोबारा नाम से बता देता हूँ। हाँ, प्रेजेंटेशन से भी याद कर सकते हैं। प्रेजेंट यहाँ तो मैं ऐसा होगा कि मैं टाइमली बताऊंगा कि ये बुक से देख लें बुक्स, ठीक है। हाँ, प्रेजेंटेशन से याद कर सकते हैं क्योंकि जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, हाँ, जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है उसमें मैंने पूरे के पूरे सेक्शंस और पूरे के पूरे कोड किए हैं, उसमें समरीज भी मैंने बनाई हैं, ठीक है। अभी थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं, चीज़ें आगे बढ़ते जाते हैं तो क्लियर होती जाएंगी कि किस तरह सेक्शन कोड है, किस तरह समरीज में कोड है। अब मैं 10 मिनट जो है पहले 15 मिनट जो 2 लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ उनका ओवरव्यू लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट पास पेपर्स पे आते हैं, ठीक है। और दूसरी अब ये करते हैं हम यहाँ पे। अब टैक्सेशन अथॉरिटी पाकिस्तान में ना, फिर थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर पाकिस्तान में समझते हैं कि पाकिस्तान में ना टैक्सेशन सिस्टम किस तरह वर्कआउट करता है। पाकिस्तान में ना एक सेल टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्सेस होती हैं, डायरेक्ट टैक्सेस होती हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो आप भी पे कर रहे होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस जो अर्न कर रहा होता है वो पे कर रहा होता है, जैसे सैलरी अर्न की, बिजनेस इंडिविजुअल, मतलब जो रिटर्न फाइल करता है वो इनकम टैक्स पे करता है। थोड़ा इसको समराइज करके इस तरीके से डिस्कस कर लेते हैं कि टैक्सेशन अथॉरिटीज ना, पाकिस्तान में टैक्सेशन अथॉरिटीज उसको कहते हैं जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है या जो टैक्स कलेक्ट करती है। वो पाकिस्तान में एक एफबीआर है जो फेडरल बोर्ड रेवेन्यू, हर बंदा जानता है एफबीआर को, और एक है अदर प्रोविंशियल अथॉरिटीज में मैं क्लासीफाई करता हूँ। अब अदर प्रोविंशियल अथॉरिटीज क्या हैं? अदर प्रोविंशियल अथॉरिटीज वो हैं जैसे सिंध रेवेन्यू बोर्ड हो गया, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी, हर किसी प्रोविंस की अलग अलग रेवेन्यू अथॉरिटी है, और केपीआर खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी, ठीक है। अब ये जो एफबीआर है, एफबीआर क्लियर है, वो इनकम टैक्स कलेक्ट करता है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, ठीक है। अभी इनकम टैक्स डिटेल में हम पढ़ेंगे, इसको डिटेल में अभी नहीं जा रहे, सही है। इनकम टैक्स और सेल टैक्स ऑन गुड्स, जो आपने साबुन खरीदा उस पर सेल टैक्स 17% लग रहा होता है, वो भी एफबीआर के पास जा रहा होता है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑयल वगैरह पे लग रहा होता है, वो उसके पास जा रहा होता है। और जैसे आपने पिज़्ज़ा खाया ना, अब पिज़्ज़ा आप खाते हैं वो 13% सेल टैक्स चार्ज कर रहा होता है 13 सिंध में। अब सिंध में जो पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं, पिज़्ज़ा हट से या मैकडोनल्ड से बर्गर खाने जाएंगे, वो 13% सेल टैक्स चार्ज करके इनवाइस आपको देगा। अब ये जो सेल टैक्स चार्ज करेगा ना, अभी आवाज़ क्लियर है?
शोर तो नहीं है रूम में कोई? अभी आवाज क्लियर है? शोर क्यों आ रही है? एक मिनट, कोई रूम में आवाज तो ऐसी है तो नहीं, शोर पता नहीं क्यों आ रहा है। हेलो, अभी भी शोर आ रहा है? अभी भी आ रहा है? एक मिनट, लेट मी चेक इट आउट। अब देखें, अब क्लियर है? अब आवाज क्लियर है? ओके। अब हम रिज्यूम करते हैं कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड, हम सिंध रेवेन्यू बोर्ड डिस्कस कर रहे थे कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड आपने पिज़्ज़ा हट खाया या मैकडोनल्ड पे आपने जाके खाया तो आपने 13% सिंध सेल टैक्स चार्ज करेगा, क्योंकि इनवाइस जो इशू करेगा ना सिंध में, उस पर 13% सेल टैक्स चार्ज करेगा, वो जाएगी सिंध रेवेन्यू बोर्ड में। ऐसे ही आपने पंजाब में पिज़्ज़ा हट में पंजाब में खाया, अगर आपने पंजाब में खाया तो पंजाब में आपने जब सेल टैक्स आपने पे करेंगे ना, पंजाब में क्या होगा, पंजाब में पिज़्ज़ा हट खाया तो पंजाब में जो सेल टैक्स जो पिज़्ज़ा हट वाला इशू करेगा ना इनवाइस, वो 16% चार्ज करेगा, क्योंकि वहाँ का रेट 16% है, वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी पे जाएगा। और ये पहला चैप्टर है और ये डायरेक्ट पहला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी और साहब की क्वारीज ना मैं एंड में डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि अब हम थोड़ा रिदम में आ रहे हैं। 15 मिनट जो है ना सारी एक रिकेप कर ले जो पहले पढ़ चुके हैं, जो लास्ट 2 क्लासेस में जो पढ़ चुके हैं वो मैं वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर जिसको नहीं समझ आए वो पिछले लेक्चर्स के ना डिटेल में सुन भी सकता है, और उनको वरना मुझसे पूछ भी सकता है अलग से, क्योंकि अभी क्लास का रिदम है वो ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। बलूचिस्तान में अगर सेल टैक्स, अब पिज़्ज़ा खाएंगे तो पिज़्ज़ा पे जाएंगे तो बलूचिस्तान रेवेन्यू में जो सेल टैक्स चार्ज करेगा वो बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी में जाएगा। तो मतलब जो जहाँ का इशू है ना वो उस अथॉरिटी में जाना चाहिए। मतलब जो सर्विस टैक्स है ना, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, जो सर्विस कोई भी सर्विस हो गई, मेंटेनेंस क्लीनिंग की सर्विस हो गई या कोई फ्यूमिगेशन की सर्विस हो गई या किसी भी नेचर ऑफ सर्विस हो गई, तो वो सर्विस टैक्स आपकी कहाँ जाएगी, आपकी सर्विस टैक्स जाएगी प्रोविंशियल अथॉरिटीज में। जो गुड्स से रिलेटेड सेल टैक्स होगी वो आपकी जाएगी एफबीआर में, ठीक है। अब ये एक जनरल डिस्कशन था, ये कोर्स में इस तरीके से नहीं आती प्रोविंशियल अथॉरिटीज, अभी जो हमारा आएगा वो ये कोर्स से रिलेटेड है। अब पाकिस्तान में जो टैक्स ईयर है ना वो 3 टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के टैक्स ईयर है। अब टैक्स ईयर क्या है, टैक्स ईयर पाकिस्तान में 3 टाइप के टैक्स ईयर्स होते हैं। टैक्स ईयर्स क्या होता है, टैक्स ईयर्स की इंपॉर्टेंस इसलिए है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ और मैं ये बता रहा हूँ बार बार कि ये हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो वो अलग से पूछे और मैं थोड़ा स्पीड अप करूंगा, जैसे हम क्लास का जो है ना ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करें, क्योंकि मैं एंड में पास पेपर सारे प्रैक्टिस करा। अब टैक्स ईयर्स क्या है, टैक्स ईयर्स की जो कैलकुलेशन है और टैक्स ईयर की इम्पोर्टेंस इसलिए है, फॉर एग्जांपल आपको ये आप एफबीआर को जब इनकम टैक्स देंगे तो किस साल की देंगे, इसलिए टैक्स ईयर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ये बताना ज़रूरी है कि भाई मैं 2016 की टैक्स दे रहा हूँ और 2016 के रेट ही फॉलो कर रहा हूँ, तो टैक्स ईयर हमें इम्पोर्टेंस बताता है टैक्स रेट्स की और टैक्स कैलकुलेशन की। अब ये टैक्स ईयर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पाकिस्तान में 3 टाइप्स के टैक्स ईयर्स होते हैं, एक नॉर्मल टैक्स ईयर होता है, एक स्पेशल टैक्स ईयर होता है, एक ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होता है। एक नॉर्मल टैक्स ईयर वो टैक्स ईयर होता है जिसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा 12 महीने का होगा, 30 जून पे एंड होगा और जिस साल में ये एंड होगा उसी साल से पहचाना जाएगा। फॉर एग्जांपल एक साल जो एंड है 30 जून 2021 में एंड हो रहा है तो वो 2021 जून में से पहचाना जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल भी लिखी है, ये मैं येलो हाईलाइट्स भी कीवर्ड्स हाईलाइट कराता हूँ। ये 12 मंथ्स का होगा,
30 जून पे इस साल में एंड होगा, हमेशा 12 महीने का होगा। और जिस साल में 30 जून 2021 में ये एंड हो रहा है तो 2021 से ही टैक्स ईयर से जाना जाएगा। स्पेशल टैक्स ईयर वो टैक्स ईयर होता है जो अदर देन 30 जून होता है और ये भी 12 महीने का होता है, मतलब 31 सितंबर हो गया, अगस्त हो गया, अदर देन 30 जून वो जो साल होगा 12 महीने का क्लोज होगा। एक कंपनी है जो 31 अक्टूबर से फॉलो कर रही है और 30 सितंबर को एंड हो रहा है, उसको स्पेशल टैक्स ईयर कहेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल हम डिस्कस करें 1 जनवरी 2017 टू 31 दिसंबर 2017। अब ये जो टैक्स ईयर है इसको नेक्स्ट रेलिवेंट टैक्स ईयर से ही आइडेंटिफाई होगा स्पेशल टैक्स ईयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये 12 महीने का 1 जन से स्टार्ट हुआ 2017, 31 दिसंबर 2017 में ये एंड होगा। अब ये जाना जाएगा नेक्स्ट नॉर्मल टैक्स ईयर से। नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा होता है? पाकिस्तान में जो नॉर्मल टैक्स ईयर होता है वो 30 जून ही फॉलो हो रहा होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान में अभी जैसे हम 2021 की 22 से बात करें तो 30 जून जो आएगा ना उसमें बजट आएगी, उसमें ही जो फाइनेंशियल डिसीजन या फाइनेंस बजट उसी में पेश हो रहा होता है और टैक्स की चेंजेस भी उसी में ही आ रही होती हैं। तो आपको कोशिश करना है टैक्स इसी अटेम्प्ट में पास करना है, वरना अगले अटेम्प्ट में चेंजेस बहुत ज़्यादा आ जाएंगी क्योंकि गवर्नमेंट भी न्यू है। तो नॉर्मल टैक्स ईयर अब 2018 ये किससे पहचाना जाएगा? 2018 से, क्योंकि ये जून जो एंड में हो रहा है 30 जून 2018 के ईयर में एंड हो रहा है टैक्स ईयर में। और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या टैक्स ईयर होता है? जब बंदा नॉर्मल से स्पेशल में जाता है या स्पेशल से नॉर्मल में आता है तो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर अराइज होता है। ट्रांजिशनल का मकसद ये है चेंज। अब ये हमेशा 12 महीने से कम होगा, ठीक है। अब ये स्टार्ट होता है कि लास्ट ईयर जो टैक्स ईयर आपका एंड हुआ था, फॉर एग्जांपल जून 30 पे एंड हुआ था, नेक्स्ट ईयर आप ये फॉलो करना चाह रहे हैं कि मेरा 1 जन से स्टार्ट हो, तो 1 जन 2022 से आपका जो स्टार्ट होगा वो वहां पे ये एंड होता है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। जैसे ये इसमें मैंने एग्जांपल भी लिखी है। और नॉर्मल टैक्स ईयर ये स्टार्ट हो रहा है 1 जन जुलाई 2015 से और 30 जून 2016 में ये नॉर्मल टैक्स ईयर पहले फॉलो कर रहा था। फिर ये जाना चाह रहा है स्पेशल टैक्स ईयर में 1 जन 2017 से 31 दिसंबर 2017 में, और ये जाना जाएगा स्पेशल टैक्स ईयर 2018 में, जो इसको 1 जुलाई 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक ये 6 महीने का जो पीरियड है ना ये ट्रांजिशनल पीरियड है और इसको टैक्स ईयर 2017 से पहचाना जाएगा। अगर किसी को ये नहीं समझ आ रहा तो ये मुझसे अलग डिस्कस करें, क्योंकि ये हम इतना डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ मैं इसको, तो मैं कह रहा हूँ क्लास का रिदम में आगे बढ़ाऊँ, इस पर अटकूँ नहीं। और उसके बाद चेंज इन टैक्स ईयर। अब ये चेंज इन टैक्स ईयर क्या होता है? एक बंदा जो नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर में जाना चाह रहा है या स्पेशल से नॉर्मल टैक्स ईयर में जाना चाह रहा है, जो 30 जून से 31 दिसंबर पे अप्लाई करना चाह रहा है अपनी कंपनी, तो पहले किसके पास जाएगा? वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वो कमिश्नर के पास जाएगा। कमिश्नर किसके पास? एफबीआर के कमिश्नर के पास जाएगा। वो एफबीआर चाहे वो नॉर्मल से स्पेशल में जाए या स्पेशल में नॉर्मल में जाए, उसके पास ऑब्जेक्टिव क्या है? 3 डिसीजन पॉसिबल डिसीजन है। या तो वो ग्रांट परमिशन करेगा, भाई हाँ सही है नॉर्मल से स्पेशल आप 30 जून से 31 दिसंबर फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसको क्या टैक्स पेयर क्या बताएगा? टैक्स पेयर वो जो चेंज कराना चाह रही है, ठीक है, वो कंपेलिंग नीड बताएगा, भाई मुझे ज़रूरत है या मेरे अकाउंट्स में मैचिंग जो है एक सब्सिडरी कंपनी और एक कंसोलिडेशन जैसे कंपनी होती है, कंसोलिडेशन करने जा रही होती है, तो एक कंपनी जो है मतलब ए कंपनी बी कंपनी जब कंपनी की कंसोलिडेशन या अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि ए कंपनी के अकाउंट्स बी कंपनी के अकाउंट्स, एक कंपनी जब 30 जून फॉलो कर रही होती है, एक कंपनी 31 दिसंबर, तो ये इनमें कन्फ्लिक्ट आ रहा होता है अकाउंट्स में, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज उनकी मैच नहीं हो रही होती है मंथ एंड वाइज, ठीक है। तो इसमें इशू आने की वजह से इनको कंपेयरिंग नीड बनानी होती है कि भाई कोई भी नीड हो सकती है कि मुझे ईयर चेंज कराना है, या तो ग्रांट करेगा वो रिजेक्ट करेगा, या तो रिजेक्ट करेगा तो उसको रीजन बताएगा कि मैंने क्यों रिजेक्ट किया। तो उसके बाद ये ऑप्शन है टैक्स केयर के पास, वो एफबीआर में एप्लीकेशन फाइल करेगा कि मुझे जो है ना मेरा ईयर चेंज किया जाए क्योंकि मेरा कमिश्नर ने रिजेक्ट किया है। फिर एफबीआर से मुराद ये कि एफबीआर का पूरा बोर्ड बैठेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठेंगे जो पूरा डिसीजन कमिश्नर की डिसीजन को रिव्यू करेंगे, उसके बेसिस पे उसका डिसीजन रिवाइज करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। या तो विड्रॉल, अगर पहले डिसीजन दे चुके हैं उस पर डिसीजन अप्रूव कर चुका है पहले कमिश्नर भाई नॉर्मल से स्पेशल, लेकिन उसको बाद में रियलाइज हो रहा है कि ये मैंने गलत अप्रूव किया, तो उस केस में भी रीजन लिखेगा कि ये मैं अब आपका अप्रूव नहीं कर सकता, तो उस केस में भी वो टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है कि वो एफबीआर के पास एप्लीकेशन फाइल करे, तो एफबीआर का डिसीजन फाइनल होगा, किसी कोर्ट बोर्ड में उसका डिसीजन नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये एक समराइज प्रेजेंटेशन है। इसके बाद
ये नॉर्मल से स्पेशल। अब इसके बाद ठीक है, प्रोसीजर फॉर चेंज इन टैक्स ईयर, नॉर्मल से स्पेशल और स्पेशल से नॉर्मल टैक्स ईयर। अप्लाई कमिश्नर को करेगा, कमिश्नर के 3 डिसीजन होंगे, ग्रांट परमिशन करेगा, रिजेक्ट एप्लीकेशन करेगा या विथड्रॉ इज परमिशन। ये पिछले वाले सेक्शन की ये समरी है। उसके बाद ये डिसीजन है, अगर रीजन रिकॉर्ड करेगा और या तो एफबीआर के पास एप्लीकेशन फाइल करेगा। ठीक है, उसके बाद ये है रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, अब रेजिडेंशियल स्टेटस पे पास पेपर बहुत आए हैं और ये हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। किसी को नहीं समझ आ रहा है ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए मुझे पता है मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ। अब रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल ये क्या है? अब पाकिस्तान में जो भी बंदा इनकम टैक्स के लिए ना टैक्सेबिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए एक पर्सन जो है उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस मालूम करना ज़रूरी है कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अब रेजिडेंट ये नहीं है कि पाकिस्तानी उसके पास डोमिसाइल हो, पाकिस्तानी CNIC हो या कुछ भी चीज़ हो, ऐसी नहीं। यहाँ पर नंबर ऑफ डेज पाकिस्तान में 183 डेज पाकिस्तान में स्टे किया तो वो रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा, 183 डेज से कम स्टे किया तो वो नॉन रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो सरकारी एम्प्लॉई है, सरकारी मुलाजिम है, उसको क्या कहेंगे हम, वो विदाउट एनी कंडीशन, वो पाकिस्तान से बाहर कनाडा में 3 साल रहा है तो भी पाकिस्तान में वो रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं या आपकी बात करूं, आप 183 डेज से कम स्टे करते हैं तो आप पाकिस्तान में, और बाकी बाहर स्टे किया है पाकिस्तान से बाहर तो आप नॉन रेजिडेंट कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, अब ये डेज कौन से काउंट होंगे 183 डेज में? ये सारे डेज काउंट होंगे। फॉर एग्जांपल एक बंदा यूएई से पाकिस्तान में आ रहा है या यूएस से पाकिस्तान में आ रहा है तो डे ऑफ अराइवल जिस दिन पहुंचा वो भी काउंट होगा, जिस दिन पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है वो भी पाकिस्तान में काउंट होगा। किसी दिन पब्लिक हॉलीडे कोई वर्किंग डे नहीं है तो वो भी काउंट किया जाएगा, डे लीव काउंट किया जाएगा। और इसके बाद जो स्ट्राइक्स हैं, पाकिस्तान में स्ट्राइक्स हो रही हैं, ये लॉकडाउन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये भी सारे डेज काउंट किए जाएंगे। ठीक है, सिर्फ वो डे काउंट नहीं किया जाएगा। एक बंदा जो है यूएई से यूएस जा रहा है लेकिन उसको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल रही, उसको फ्लाइट मिल रही है पाकिस्तान के थ्रू, जो पाकिस्तान में 1 घंटा या 2 घंटे या 5 घंटे स्टे किया। वो रीजन फॉर स्टे क्या था कि यूएस की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल रही थी, पाकिस्तान से मिल रही थी, तो पाकिस्तान में जो 5 घंटे स्टे किया ना वो डे इन ट्रांजिट काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये इन ट्रांजिट डज नॉट काउंट, ये हाईलाइट भी हुआ है प्रेजेंटेशन में। ठीक है, और कंपनी रेजिडेंशियल स्टेटस हमने ये पढ़ा इंडिविजुअल का, ऐसे ही रेजिडेंशियल स्टेटस कंपनी का। कंपनी में नंबर ऑफ डेज की कोई बात नहीं होती, और नंबर ऑफ डेज की यहाँ पर पाकिस्तान में कोई कंपनी बनी है तो वो विदाउट एनी कंडीशन रेजिडेंट कंसीडर की जाएगी। और रेजिडेंस की इंपॉर्टेंस पे हम पढ़ते हैं कि रेजिडेंस पढ़ क्यों रहे हैं। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट ये विदाउट एनी कंडीशन ये क्या की जाएंगी, रेजिडेंशियल कंसीडर की जाएंगे। ठीक है, अब अदर कंपनीज के क्या मुराद है? अदर कंपनी जो कंपनी पाकिस्तान से बाहर बनी है, अगर उसका पूरा का पूरा कंट्रोल, एक सपोज एक कंपनी यूएई में बनी है, उसका पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग पाकिस्तान से हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस। ये रेजिडेंशियल स्टेटस कंसीडर किया जाएगा, पाकिस्तानी रेजिडेंट कंसीडर की जाएगी ये कंपनी। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसके पूरे के साल के डिसीजन यहाँ से हो रहे हैं, या किसी भी वक्त या किसी भी टाइम में डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पाकिस्तान में बैठे हैं, तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पाकिस्तान में इस्लामाबाद से या कराची से बैठ के डिसीजन ले रहे हैं उस कंपनी के यूएई में जो उन्होंने ऑपरेट किए, तो वो कंपनी पाकिस्तान में रेजिडेंट कंसीडर की जाएगी। अब रेजिडेंशियल स्टेटस एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन तभी कंसीडर, एक फर्म है, मैंने अकाउंटेंसी फर्म खोली, फॉर एग्जांपल कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म खोली है, लॉयर फर्म खोली, यूएई में खोली है, उसका कोई भी एक भी डिसीजन पाकिस्तान से लिया, भले एक बंदे ने किसी ने लिया, उसके पार्टनर ने, किसी एक पार्टनर ने भी ले लिया, तो वो भी क्या कंसीडर की जाएगी, वो रेजिडेंट कंसीडर की जाएगी। उसमें है पूरा का पूरा कंट्रोल, सारे डायरेक्टर्स बैठना जरूरी है। यहाँ पे क्या है, एक भी बंदा डिसीजन मेकिंग कर रहा है, मतलब फर्म के क्लाइंट एक्सेप्टेंस कर रहा है या फर्म की कोई परचेसिंग कर रहा है, कुछ भी कोई भी ऐसा डिसीजन जो उसके फर्म से रिलेटेड ले रहा है, तो वो पाकिस्तान में की रेजिडेंट कंसीडर की जाएगी। अब एओपी क्या होती है? एओपी हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं, यहाँ पे भी डेफिनेशन लिखी है लेकिन मैंने आगे थोड़ी और क्लैरिटी मिल गई है। ठीक है, अब रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल भी पढ़ा, कंपनी भी पढ़ा, एओपी पढ़ा। ठीक है, अब ये हम पढ़ क्यों रहे हैं रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट? रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर पाकिस्तान में आप रेजिडेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान में 183 डेज स्टे करता हूँ, तो 183 डेज नहीं, कंज्यूगेटिव होना जरूरी नहीं है। पाकिस्तान में 183 डेज कंज्यूगेटिव नहीं, मैं 3 महीने स्टे किया, 3 महीने बाहर चला गया, फिर 6 महीने स्टे किया,
तो ये चीज़ें ये भी मैं आगे इस इंशाल्लाह सारी क्लियर होंगी आपकी। जितने क्वेश्चन हैं आप करते जाएं, कोई मसला नहीं, आप अपने क्वेश्चन सारे लिखते जाएं, ठीक है। 183 डेज जो हैं 183 डेज कंज्यूटिव होना जरूरी नहीं, पहले यहाँ पर अपनी क्लियरिटी देते हैं, ठीक है। अब रेजिडेंशियल, अब इनकम टैक्स रेफरेंस विद रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट समझना इसलिए जरूरी है। अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, 183 डेज पाकिस्तान में मैंने स्टे किया, तो मेरी पाकिस्तान की इनकम, और अगर मैं यूएई में कोई लेक्चर देता हूँ या यूएई में कोई भी मैं बिजनेस ऑपरेट करता हूँ या कोई यहाँ से बैठ के अपनी सर्विसेज देता हूँ, अकाउंटिंग सर्विस, टैक्सेशन सर्विस, किसी भी रिलेटेड सर्विस देता हूँ, तो वो जो सारी सर्विसेज हैं ये भी मेरी टैक्सेबल हो जाएंगी, इवन इफ मैं क्यों, ये वजह क्या बनी, रेजिडेंट की वजह से। इवन इफ मैं पाकिस्तान में अर्न कर रहा हूँ, वहाँ टैक्स अगर मैं पे भी कर रहा हूँ ना, तो वहां के हिसाब से फिर टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, पाकिस्तान में 182 डेज स्टे किया है, तो सिर्फ मैं यूएई में अर्न भी कर रहा हूँ ना, अगर मैंने पाकिस्तान में 4 महीने स्टे किया और मैंने पाकिस्तान में अर्निंग की 4 महीने में, बाकी मैं 8 महीने बाहर रहा, तो मैं बाहर की यूएई की इनकम है ना वो टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। अब ये टैक्स फ्रीटी क्या होता है? टैक्स फ्रीटी वो कॉन्सेप्ट है कि हम जिसमें ना डबल टैक्सेशन ना अवॉइड करते हैं। डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए ना एक टैक्स फ्रीटी एग्रीमेंट किया है, पाकिस्तान ने भी किया है, या पाकिस्तान का भी ना ऑलमोस्ट 70 कंट्रीज के साथ ये एग्रीमेंट है। उसमें हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान में यहाँ अभी सर्विस अब यहाँ पे टैक्स पे कर रहा हूँ और 183 डेज भी मुझे ज़्यादा हो गए, क्योंकि अभी ये मई चल रहा है और मैं जुलाई से ही पाकिस्तान में स्टे कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे 183 डेज तो पाकिस्तान में हो गए। अब मैंने यूके में भी यहाँ से बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ, यूके का अपना टैक्स है, तो यूके वाले 100 रुपये में मैं वहाँ पे सपोज मैंने अर्निंग की है और 10 रुपये वो मेरे अलग से वहाँ पे टैक्स काट के मुझे पैसे दे रहे हैं, तो वहाँ पर जो मैंने टैक्स पे किया और पाकिस्तान में वही इनकम मेरी कंसिडर की जाएगी, क्योंकि हमारी पाकिस्तान में पूरी मैं रेजिडेंट कंसिडर हो गया, मेरी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम और पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम दोनों टैक्सेबल हो जाएगी। फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम मतलब जो बाहर की इनकम है अदर देन पाकिस्तान, ठीक है, अब वो भी मेरे टैक्सेबल हो जाएगी। तो इस केस में पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी। अगर मेरे 100 पे इनकम पाकिस्तान में टैक्स कैलकुलेशन करते हैं तो वो 12 बनती है, तो मुझे 2 रुपये पाकिस्तान में देने पड़ेंगे 10 रुपये की, क्योंकि मैं टैक्स दे चुका हूँ। बाहर की कंट्री में ये टैक्स एग्रीमेंट है, अगर वो जो डिडक्ट हो चुका है तो टैक्स क्रेडिट मिलता है। इसकी भी प्रॉपर कैलकुलेशन है, वो आगे बहुत डिटेल में डिस्कस होंगी, ये जनरल कॉन्सेप्ट था, ठीक है, और ये टैक्स ट्रीटी एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट ये है नोट फॉर स्टूडेंट्स में, ये है फॉर एग्जांपल अगर फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है ना, सिर्फ हम रेजिडेंट के पर्सन में के केस में सोचते हैं, रेजिडेंट के पर्सन में मतलब जिसने 183 डेज स्टे किया हो या जो कंपनी रेजिडेंट है उसके केस में। अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूँ 182 डेज स्टे किया, तो पाकिस्तान का एफबीआर का कोई लेना देना नहीं है कि मुझसे फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम पूछे, कोई लेना देना नहीं है। यूएई में मैंने कितना कमाया, यूएस में मैंने कितना कमाया, अगर मैं पाकिस्तान में 183 डेज से कम स्टे करता हूँ, ठीक है। अब ये हो गई यहाँ पर बात। उसके बाद ये हमने कॉन्सेप्ट पहले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस पर इतने पास पेपर अभी आएंगे, हम इतने सारे डिस्कस करेंगे और सारे ये गौर से सुनना कि सारी की सारी चीज़ें हैं ना पास पेपर्स में आपसे 1 बाय 1 कराऊंगा कि ये क्लास में 1 घंटे में हम सारे पास पेपर्स करें, इसके बाद कि हमारे चैप्टर टू द पॉइंट पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम जाए। एग्जाम में इससे ज़्यादा इंशाल्लाह मुश्किल पास पेपर नहीं आएंगे हम जो डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात यह है फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक मैंने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि जो रेजिडेंट पर्सन है, ठीक है, अब रेजिडेंट पर्सन है उसको पूरी की पूरी टैक्स देनी पड़ेगी, वर्ल्ड ओवर इनकम पूरी की पूरी टैक्स देनी पड़ेगी। लेकिन कुछ एफबीआर ने एग्जेप्शन आइडेंटिफाई किए हैं, अगर मैं रेजिडेंट हूँ तो भी मेरी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। वो कौन से 3 एक्सेप्शन हैं? फॉर एग्जांपल अगर ये आइडेंटिफाई करना इसलिए ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल एक बंदा आ रहा है चाइना से और सीपेक के लिए आ रहा है, 6 महीने 183 डेज से स्टे किया, एक चाइनीज़ बंदा है, उससे हम पूछें कि भाई आपने चाइनीज़ में जो कमाया है वो भी हमें टैक्स दे, तो ये एक वो हो जाता है, हेरासमेंट का टाइप हो जाता है। 6 महीने वो आपके काम से आ रहा है, बुलाया भी आपने, मशीन इंस्टॉलमेंट पाकिस्तान में आप खुद करा रहे हो, हम ज़रूरत भी आप हैं, वो चाइनाज की इनकम उससे पूछना शुरू कर दी, ठीक है। इसी वजह से थोड़े एक्सेप्शन हमने आइडेंटिफाई कर दिए। हम फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, अब ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कौन होता है? पहले शॉर्ट टर्म रेजिडेंट ये है जो पाकिस्तान में एक रीज़न फॉर एम्प्लॉयमेंट है, एक जॉब के सिलसिले में आया,
ठीक है, और पाकिस्तान में 3 साल से ज़्यादा वो स्टे नहीं करेगा। और जो बाहर जो चाइना में पैसा जो कमा रहा है वो पाकिस्तान में पैसे नहीं लाएगा, तो वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। तो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के बेनिफिट क्या होंगे? फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम उसकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, मतलब जो बाहर जितने भी कमाया यूएस में, चाइना में, कहाँ भी। अब इसकी सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ी डिस्कस करूं तो पाकिस्तान में आपको ये पता है पीसीबी, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा कोच जो है बाहर का अपॉइंट करता है। मैथ्यू हेडन अपॉइंट किया था, बॉब वोल्मर अपॉइंट किया था, ऑस्ट्रेलियन कोच अपॉइंट किया था, मिकी आर्थर अपॉइंट किया था। इस कोच को सैलरी कहाँ से जाती है? पीसीबी से। जो पीसीबी वाली सैलरी है पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम, वो तो टैक्सेबल होगी होगी पाकिस्तान में, वो तो पीसीबी टैक्स काट के फिर इसको सैलरी देगा। लेकिन अगर मैथ्यू हेडन शायद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में सारी उम्र रहा है, वहां पे कोई बिजनेस नहीं होगा, वहां पे उसकी कोई अर्निंग नहीं होगी, जरूर होगी। तो वो अर्निंग जो है वो उसकी एग्जाम्प्ट कंसीडर की जाएगी अगर वो तीनों कंडीशन पे कंप्लाई करता है। क्यों? रीजन फॉर एम्प्लॉयमेंट है। हाँ, रीजन फॉर एम्प्लॉयमेंट कैसे? वो पीसीबी के लिए ही आया। पाकिस्तान में 3 साल से ज्यादा स्टे नहीं किया, ज्यादातर ये कोचेस 3 साल से ज्यादा स्टे तो नहीं करते मेरे ख्याल से, और 3 साल और पाकिस्तान में वो पैसे नहीं ला रहा, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया में इनकम अर्न कर रहा है, तो वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखी है जो मैंने अभी डिस्कस की, ठीक है। अब उसके बाद है रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट एक दूसरा एग्जाम्पशन है। पाकिस्तान एक बंदा है पाकिस्तान जो 4 साल पाकिस्तान से बाहर कमाने गया था, या 5 साल 6 साल पढ़ने के लिए गया था, ठीक है। उसको कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी को कहते हैं रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, ठीक है। अब जो रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट होगा ना, उसकी करंट ईयर और फॉलोइंग ईयर से मतलब ये मकसद होता है, एक 2016 टैक्स ईयर है, ठीक है, एक 2016 टैक्स ईयर है और एक 2017, एक 2018 में। 2017 जो टैक्स ईयर है ना, ये करंट ईयर हो गया, और 2018 ये ना फॉलोइंग टैक्स ईयर हो गया। जो नेक्स्ट ईयर होगा ना उसको फॉलोइंग टैक्स ईयर, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है, अब मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक पाकिस्तानी स्टूडेंट था, वो बाहर गया, 5 साल वो अर्निंग भी करता था पाकिस्तान में, ठीक है। अब पाकिस्तान में 5 साल के बाद पाकिस्तान वापस आया, मतलब ये गया था 2010 में गया, 2016 में सपोज ये वापस आया, ठीक है। अब 2016 में जब वापस आया, वो वहाँ पे अर्निंग भी करता था। अब 2016 में आया, ये सपोज 1 नवंबर को आया, 1 नवंबर 2016 में आया, तो अब 1 जुलाई तक जो नॉर्मल टैक्स ईयर है वहाँ पर एंड तक पाकिस्तान में स्टे किया, 183 डेज हो गए, तो ये रेजिडेंट भी हो गया और रेजिडेंट हो गया। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर 5 साल पढ़ा है, तो यहाँ से बैठ के पाकिस्तान से सर्विस भी देता है, वहाँ पे पढ़ा था भी ये स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में, तो इसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम तो टैक्सेबल हो गई क्योंकि ये रेजिडेंट हो गया। लेकिन अगर ये 4 साल पाकिस्तान में, पिछले 4 साल पाकिस्तान में नहीं रहा, तो उसकी करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, मतलब 2016 में ये रेजिडेंट हो गया, उसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, मतलब ये जो टैक्स यूएई में वो लेक्चर दे रहा है, या किसी भी यूनिवर्सिटी से वो जहाँ से आया है वो लेक्चर दे रहा है, उसमें उसकी टैक्स एग्जाम्प्ट हो जाएगी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, और नेक्स्ट ईयर की भी ना 2017 की वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब 4 साल पिछले पाकिस्तान में मौजूद जरूरी है कि नहीं हो, मतलब जरूरी नहीं है कि मौजूद नहीं हो, मतलब नॉन रेजिडेंट हो। ऐसा नहीं है पाकिस्तान में वो 4 साल आया ही नहीं हो, 4 साल आया हो लेकिन 2 महीने के लिए आया हो, ईद के लिए आया होगा, लेकिन नॉन रेजिडेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने 2010 से एग्जाम्पल ली ना, 1 जुलाई 2010 30 जून 2011 तक सिर्फ ईद वाले दिन आया था, 183 डेज पाकिस्तान में स्टे नहीं किया था, तो पाकिस्तान में 183 डेज नहीं किया तो ये नॉन रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। अब ये आप पढ़ लेना, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो बता दें, हम मैं डिटेल में उसको अलग से डिस्कस कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि ये इतना मैं इसमें डिटेल हमने क्लास पूरी कंडक्ट की थी, ठीक है। इसके बाद ये है फॉरेन सोर्स सैलरी। अब फॉरेन सोर्स सैलरी क्या है? फॉरेन सोर्स सैलरी ये होता है, फॉर एग्जांपल अब फॉरेन सोर्स सैलरी भी ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान में 8 महीने काम, या अभी मैं यहाँ तक मई चल रहा है, जुलाई से मई तक मैंने पाकिस्तान में सैलरी कमाई, अब मैं चला गया यूएई, अब यूएई चला गया, यूएई में यहाँ पर मैं था तो रेजिडेंट, क्योंकि मैंने 183 डेज तो हो गए, अब मैं यूएई चला गया, वहाँ पे मैं अर्निंग कर रहा हूँ, अब मैं फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम भी कर रहा हूँ, पाकिस्तान में रेजिडेंट भी हो गया हूँ। लेकिन अगर पाकिस्तान उसी साल में छोड़ के चला गया हूँ ना, अब मैं क्योंकि जून एंड हो रहा है, नॉर्मल टैक्स ईयर जून में एंड हो रहा है 2022 का, अब मैं चला जा रहा हूँ उसी साल, तो मैं पाकिस्तान यूएई में, तो इस केस में मेरी टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर मैं पाकिस्तान में वहाँ पर टैक्स भी दे रहा हूँ और क्या पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ। अब ये क्या होगा, ये पढ़ भी लेते हैं। फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल इज एग्जेम्प्ट इन पाकिस्तान इफ
ही हैज पेड फॉरेन इनकम टैक्स ऑन फॉरेन सोर्स सैलरी। या तो अगर वो बाहर वो कमा रहा है बंदे, तो उसने मतलब यूके में मैंने अर्न की सैलरी और यूके में टैक्स पे कर चुका हूँ, तो फिर मेरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अगर ये नहीं है, दूसरा सिनेरियो ये है मैंने 8 महीने कमाया और यूएई में चला गया रेजिडेंट होने के बावजूद भी, तो इसके रेजिडेंट होने में मेरी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम दोनों टैक्सेबल होती हैं। लेकिन इस केस में एग्जाम्प्ट है क्योंकि मैं पाकिस्तान जून में छोड़ के जा रहा हूँ, मतलब मई जून, और मैं आ रहा हूँ जुलाई में वापस, तो मेरी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगी। उसी टैक्स ईयर में मुझे वापस आना ये है कि मैं नहीं आऊँ, ये मैंडेटरी है। Salary earned outside Pakistan shall be exempt if citizen of Pakistan leaves Pakistan during the tax year। मतलब 2022 में मैं छोड़ के जा रहा हूँ और मैं वापस आऊँगा 2023 टैक्स ईयर में। 2023 टैक्स ईयर कब स्टार्ट होगा? 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक ये टैक्स ईयर स्टार्ट होगा। रिमेन्स अब्रॉड इन दैट टैक्स ईयर। ठीक है, अब ये हो गया फॉरेन सोर्स सैलरी। अब ऐसे ही हमने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब पर्सन क्या होता है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पर्सन ये किसको कहा जाता है? एक बंदा जो इंडिविजुअल है, ये वही डेफिनेशन लिखी है लेकिन इसको मैंने चार्ट में भी बनाई है। इंडिविजुअल जो बंदा नेचुरल पर्सन हो, जो सैलरीड हो, बिजनेस इंडिविजुअल हो, रिटेलर हो, इस यहाँ पर उसकी बात हो रही है, इंडिविजुअल। ठीक है, और जो पर्सन या कंपनी हो या एओपी, कंपनी जो कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है या कंपनी बाहर बनी है, उसको भी हम पर्सन की डेफिनेशन में लाते हैं। एओपी जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, उसकी डेफिनेशन हम आगे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, और कंपनी की भी डिटेल डेफिनेशन है। एओपी वो जो पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड हो, मतलब लॉयर फर्म जो पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड हो या यूएई में भी हो, वो भी पर्सन की डेफिनेशन में आती है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। और गवर्नमेंट्स आती हैं, गवर्नमेंट कौन कौन सी आती हैं? फेडरल गवर्नमेंट आती है, फॉरेन गवर्नमेंट आती है, और पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट आती हैं, मतलब ये लोकल गवर्नमेंट जिसको कहें। और ये है पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पीआई वगैरह, ये ऑर्गेनाइजेशन आ गई। ये डेफिनेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इस तरीके से लिखी हुई है, मैंने चार्ट में याद करने के लिए ये बनाई है। ठीक है, मतलब ये 3 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट आती हैं, इंडिविजुअल, कंपनी, एओपी और गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट में कौन कौन सी गवर्नमेंट आती हैं याद करने के लिए ये मैंने चार्ट्स बनाए थे। ठीक है, और डेफिनेशन एज इट इज याद की जाए तो ये अच्छा रहता है, क्योंकि जो भी डेफिनेशन में पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये डेफिनेशन एज अ लॉ में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मैंने चार्ट बनाए कि याद करने के लिए 4 चीज़ें कवर करता है एओपी डेफिनेशन। एक फर्म मतलब कौन सी? रजिस्टर्ड फर्म, लॉयर फर्म, अकाउंटिंग फर्म, जिसका उसको कहते हैं फर्म। सही है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है? जिसको ज्वाइंट फैमिली कहते हैं, कि जो हिंदू बिजनेस से जो इंडियन में जो कॉन्सेप्ट होता था जॉइंट फैमिली, वहाँ से ही कॉन्सेप्ट आया था हमारे पास भी। वहाँ पर क्या होता है कि जो भी फैमिली होती है उनको दादा या परदादा उनको देते हैं, वही सारा उनका घर चला रहा होता है। तो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में ट्रीट होती है। एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई भी कानून के तहत कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हो, उसको भी हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं। एनी बॉडी ऑफ पर्सन, कोई बाहर के कानून के तहत बनी गई हो, मतलब बाहर के कानून के तहत कोई तंजीम बनाई गई हो लेकिन कंपनी शामिल नहीं होती, उसको भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में काउंटर किया जाता है। इसको डिटेल में सुनना है तो फर्स्ट लेक्चर जरूर सुन लीजिएगा। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में एओपी डिस्कस किया था। ठीक है, और कंपनी की क्या डेफिनेशन? कंपनी की डेफिनेशन में 11 चीज़ें आती हैं। कंपनी में इस्तेमाल कंपनी, जो कंपनी लॉ के तहत बनी हो, जो आपके कोर्स में और उसके तहत बनी हो, वो कंपनी पाकिस्तान के लॉ के तहत बनी हो, वो कंपनी की डेफिनेशन में आती है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। इस्तेमाल कंपनी जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अलग से डेफिनेशन दी हुई है, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो भी कंपनी की डेफिनेशन में आती है। बॉडी कॉर्पोरेट, वो भी आती हैं। बॉडी कॉर्पोरेट उसको कहते हैं जो जिसमें सोसाइटीज आती हैं, या कंपनी बाहर में बनी हो या पाकिस्तान में भी बनी हो, उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। और मुदारबा उसको कहते हैं जो जिसमें आप एक बंदा स्किल्स यूज कर रहा होता है, एक बंदा फंड्स यूज कर रहा होता है। मतलब एक स्किल्स और फंड्स, एक बंदा पैसे लगा रहा होता है, एक बंदा एफर्ट लगा रहा होता है, उसको कहते हैं मुदारबा। ठीक है, लीजिंग कंपनी मुदारबा जो गाड़ियां दे रही होती हैं, ये मुदारबा पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं। ठीक है, और ये बॉडी इनकॉर्पोरेटेड किसी बाहर के कानून के तहत, एक ये है कि पाकिस्तान के कानून के तहत बनी हो और एक बाहर के कानून के तहत बनी हो, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। वो भी कंपनी की डेफिनेशन में आती हैं। एक फॉरेन एसोसिएशन जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एफबीआर का डिक्लेयर करे कि ये कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत कंपनी ट्रीट होगी। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जो पाकिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है,
की गवर्नमेंट हो गई, पंजाब की गवर्नमेंट हो गई, केपीके की गवर्नमेंट हो गई, वो भी कंपनी की डेफिनेशन में आती हैं। और लोकल गवर्नमेंट्स हो गई, वो भी कंपनी की डेफिनेशन जो पाकिस्तान में, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आती। और सोसाइटीज, जो सोसाइटी भी किसी कानून के तहत बनती हैं, इसलिए वो भी कंपनी की डेफिनेशन में आती हैं। कोऑपरेटिव फाइनेंस सोसाइटी एंड अदर सोसाइटी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ट्रस्ट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे आई के खुद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कंपनी के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डेफिनेशन में आता है। ट्रस्ट बॉडी ऑफ पर्सन एस्टेब्लिश, कोई भी ट्रस्ट इदारा, कोई भी चैरिटी वगैरह जो भी चल रहा है, वो भी कंपनी की डेफिनेशन में आता है। ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके थे, ये हमने फिर दोबारा आपकी, क्योंकि नए स्टूडेंट्स से मैंने एक समरी देना चाह रहा था कि किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो कि कोई टैक्स ईयर वगैरह कुछ भी समझ नहीं आया हो, तो क्योंकि हमने इतनी स्पीड से ये डिस्कस किया है तो कंफ्यूजन शायद हो सकती है, तो इसके लिए मैं अलग से अवेलेबल हूँगा, या कोई लेक्चर भी मेरा सुन सकता है। अब ये इसको करते हैं कि डायरेक्ट पास्ट पेपर्स करेंगे ना, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब फर्स्ट पास्ट पेपर्स हम डिस्कस करते हैं, या पास्ट पेपर्स पढ़ना शुरू करें तो फिर मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। जो पढ़ ले वो जल मैं देता हूँ आपको 8-15 2 मिनट आपको देता हूँ, 3 मिनट, ये पढ़ लें तो इसको डिस्कस करें, क्योंकि ये पास्ट पेपर हम सारे डिस्कस करते जाएंगे ना इंशाल्लाह। जो हमने पढ़ा है ना वो सारे पास्ट पेपर में आ चुका है, उसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी, या कोई ऐसे नहीं कह सकते अनइम्पॉर्टेंट हमने चीज़ें पढ़ी। काइंडली कंफर्म भी कर दीजिएगा रीड हो जाए तो। पढ़ लिया सबने? ओके। अब इसमें हमने ये डिस्कस किया, जो मैं पहले ऐसी समरी डिस्कस करके आया था, उसी में से ये सवाल है कि एक कंपनी है सब्सिडरी कंपनी। अब सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है, एक बड़ी कंपनी होती है, एक छोटी कंपनी है, ऐसे कह सकते हैं। पेरेंट कंपनी जो होती है वो कंपनी होती है जो सब्सिडरी कंपनी को अक्वायर करती है। अब पेरेंट कंपनी ए कंपनी पेरेंट कंपनी कहेंगे, सब्सिडरी कंपनी बी कंपनी सब्सिडरी कंपनी कहेंगे। जिस पेरेंट कंपनी है ना, सब्सिडरी कंपनी में 50% शेयर होल्डिंग, मतलब उसकी शेयर होल्डिंग क्या कह सकते हैं, उसकी मतलब अक्विजिशन है या ओनरशिप है, वो 50% इसमें होती है। अब ये क्या है, इसमें सवाल की रिक्वायरमेंट हम पहले पढ़े हैं कि ये कहता है कि एडवाइज द क्लाइंट अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ईयर। हमने पढ़ा था नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल। नॉर्मल क्या था, जो 30 जून पे एंड होता हो, स्पेशल इसका प्रोसीजर बताएं। अब ये कंपनी के, उसने कहा था कंपेलिंग नीड होना चाहिए। कंपेलिंग नीड क्या बताइए उसने, कि भाई अकाउंटिंग ईयर चेंज करना है, क्योंकि पेरेंट कंपनी है ना हमारी, वो 30 दिसंबर फॉलो करना चाह रही है, तो सब्सिडरी 30 जून फॉलो कर रही थी। वो भी चाह रही है कि हम अपनी पेरेंट कंपनी के साथ जो हमें ओन करती है कंपनी, उसके साथ ही हम अकाउंटिंग हमारे मैचिंग हो। अब टैक्स ईयर की हमने जो रेफर स्लाइड थी 7-8, टैक्स ईयर चेंज इन टैक्स ईयर हमने क्या पढ़ा था, कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा और कमिश्नर को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और कमिश्नर क्या डिसीजन देगा, 3 पॉसिबल डिसीजन उसके पास अवेलेबल हैं। कौन से अवेलेबल हैं, या तो वो एक्सेप्ट कर ग्रांट परमिशन करेगा और कंपेलिंग नीड के हिसाब से, या रिजेक्ट करेगा, या विथड्रॉल परमिशन करेगा। ठीक है, चेंज इन अकाउंटिंग टैक्स ईयर, ये 2007 में क्वेश्चन आया है, इसके बाद ये रिसेंट पास्ट पेपर्स में भी आ चुका है। ठीक है, तो ये सवाल चेंज इन टैक्स ईयर्स का आता है, तो ये एज इट इज याद करना है। कौन से, ये इस तरीके से लिखना जरूरी है, कौन सी कंपेलिंग, पहले नॉर्मल से स्पेशल में जा रहा है कि भाई ये अप्लाई करेगा कमिश्नर को एप्लीकेशन, ठीक है, और उसके बाद कमिश्नर क्या करेगा, ग्रांट परमिशन करेगा, किस बेसिस पे, कंपेलिंग नीड की बेसिस पे। ये मैं वर्डिंग इतनी क्लियर रख रहा हूँ कि ये वर्ड लिखना जरूरी है। बाकी इंग्लिश में अपनी जितनी एडिशन करनी है या डिलीशन करनी है वो अपनी कर लो, लेकिन ये वर्ड, क्योंकि इससे ये लगेगा कि आप कीवर्ड्स सारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपने रीड किया है और आप पढ़ के आए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि उसके बाद वो ग्रांट परमिशन करेगा या रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट करेगा तो रीजंस लिखेगा, रीजंस क्या लिखेगा, ऑफ रिजेक्शन के क्या रीजंस है वो लिखेगा, ये रीजंस भी ये आपको बताने, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, एफबीआर में फाइल करेगा एप्लीकेशन, एफबीआर में वो डिसीजन का फाइनल होगा।
या तो विड्रॉल करेगा, तीसरा डिसीजन ये होगा, विड्रॉल करेगा परमिशन कि भाई पहले मैं अलो कर चुका हूँ वो गलत था, मतलब ये नॉर्मल से स्पेशल जो दे चुका था तो वो पॉसिबल है कि गलत हो, तो विड्रॉल करेगा परमिशन। उस केस में वो पर्सन क्या करेगा, वो एफबीआर के पास जाएगा। ठीक है, समझ आ गई ये बात, चेंज इन टैक्स ईयर। दूसरा पास पेपर प्रैक्टिस करें। चेंज इन टैक्स ईयर नॉर्मल से स्पेशल हम जाएंगे तो कौन सा प्रोसीजर बताएंगे, ये प्रोसीजर कमिश्नर के पास जाएंगे। ठीक है, ये स्लाइड रेफर स्लाइड 7 और 8 ये भी मैंने लिखा है। समझ आ गई ये बात यहां तक? प्लीज काइंडली कंफर्म करें सारे स्टूडेंट्स। ठीक है जी सर आगे। ठीक है, हम क्योंकि आस्ते आस्ते ना पास पेपर मुश्किल होते जाएंगे, ये तो थ्योरेटिकल था। हम ये था, हम ये क्वेश्चन पढ़ें, 3 मिनट पढ़ें तो फिर मैं आपके साथ यही क्वेश्चन रीड करता हूँ। आराम से पढ़ें और सही से पढ़ें, क्योंकि मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, और सारे काइंडली इंश्योर करें कि सारे स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं। फिर हम थोड़ी रिक्वायरमेंट, क्योंकि फास्ट पेपर की रिक्वायरमेंट समझना और अटेम्प्टेबिलिटी समझना बहुत ज़रूरी है, और ये डे 1 से ही हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो इंशाल्लाह हम जब एंड तक कोर्स में आएंगे ना तो हमारी इतनी ग्रिप होगी, वर्डिंग की भी और हर चीज़ की हमारी इतनी ग्रिप होगी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि ब्रीफली डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अब ये कहता है रेजिडेंशियल स्टेटस। जब रेजिडेंशियल स्टेटस बात करें तो मतलब ये यहाँ तो कहता है रेजिडेंशियल स्टेटस, यहाँ तो कहता है ये टैक्सेबिलिटी। अब टैक्सेबिलिटी जब पूछता है तो किस तरह डिस्कस करना है, अब रेजिडेंशियल स्टेटस पूछता है तो किस तरह डिस्कस करना है। ठीक है, अब ये पास पेपर रिपीट भी होते जाएंगे। अब ये Asif as an employee of the Balochistan government who have been sent to UK for official assignment on 1st December 2006 या 2016 जो भी कहते हो इसको। ठीक है, अब मैंने कहा था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा वो किसी भी कंडीशन, भले पाकिस्तान में, ये देखो हमारा ये आइडेंटिफाई रेजिडेंशियल स्टेटस में ये नोट करना भी जरूरी है अटेम्प्टेबिलिटी से। ये अपनी चीजें भी ये है ना नोट भी कर लें भले पेजेस पे कि क्या क्या चीजें ना पास्ट पेपर से रेलिवेंट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये रेजिडेंशियल स्टेटस का एक सवाल पूछ रहा है और ये पूछ रहा है टैक्स ईयर, किस टैक्स ईयर से पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है। अब टैक्स ईयर सब जब पे पूछे तो आपके डेज काउंट होना शुरू हो जाए। 1 जुलाई से ये स्टार्ट होगा 2017 से या 7 से, और 30 जून 2008 तक ये खत्म होगा। ठीक है, अब ये फेडरल गवर्नमेंट 2006 से ही पाकिस्तान में स्टे ही नहीं कर रहा, यूके में, अभी भी यूके में, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉई विदाउट एनी कंडीशन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज स्टे, इसका स्टे हम नहीं देखेंगे पाकिस्तान में रहता है या नहीं रहता, ये विदाउट एनी कंडीशन ये क्या कंसिडर किया जाएगा, रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसका कंक्लूजन हम कैसे लिखेंगे, पहले हम सेक्शन कोट करेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई irrespective of his physical stay in Pakistan is considered as a resident without any condition. Therefore, Mr. Asif is an employee of Balochistan government should be considered as a resident for the purpose of tax year 2008. ठीक है, इस तरीके से वर्डिंग लिखेंगे। ये आंसर्स भी हैं मेंशन किए हुए हैं, लेकिन मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरह सेक्शन हमेशा पहले याद करने चाहिए। ठीक है, किसी भी हालत में सेक्शन को ना आपको याद ही होना जरूरी है, तभी जाके ना ये अटेम्प्ट होते हैं, जितने भी डिफिकल्ट आएगा ना अटेम्प्ट हो जाता है। उसके बाद है पार्टनरशिप फार्म। अब मैंने ये बताया था कि पार्टनरशिप फार्म मतलब एओपी।
अब अख्तर एंड कंपनी इज एन पार्टनरशिप फर्म डूइंग द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल कंसिस्टेंसी इन पाकिस्तान एज वेल एज यूनाइटेड अरब। थोड़ा भी उसका मैनेजमेंट कंट्रोल अफेयर्स चाहे पाकिस्तान में थोड़ा भी हो, पाकिस्तान यूएई में और पाकिस्तान में थोड़ा भी हो ना, तो वो हमेशा रेजिडेंट कंसिडर की जाएगी एओपी। अगर इसका पूरा का पूरा कंट्रोल यूएई में होता तो ये रेजिडेंट कंसिडर नहीं होती। ठीक है, तो ये रेजिडेंट कंसिडर की जाएगी। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 2-2 मार्क्स हर किसी के थे। अब ये था रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी और एओपी। ये तो डेफिनेशन, जैसे हमने कंपनी डिस्कस की थी तो दो चीजें डिस्कस करनी थी। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अगर पाकिस्तान है तो रेजिडेंट कंसिडर होगी, अगर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान है उसके पूरा का पूरा कंट्रोल, होली वर्ड की यूज करना है, वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर्स पूरा का पूरा पाकिस्तान में हो। मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड्स अनाउंस कर रहे हैं, अकाउंट्स अप्रूव कर रहे हैं, कोई भी चीज हाँ ऐसी जी। डिसीजन कंपनी से रिलेटेड, एक्विजिशन कर रहे हैं, जावा परचेसिंग कर रहे हैं, एक डेढ़। तो वो सारी की सारी डिसीजन मेकिंग पाकिस्तान से हो रही है, तो वो रेजिडेंट कंसिडर की जाएगी। और कंपनी की डेफिनेशन में 2 चीजें एक्स्ट्रा आती हैं, लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो विदाउट एनी कंडीशन रेजिडेंट होती है, वो भी ध्यान में होनी चाहिए। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वो जो हमने आगे डिस्कस की, होली या पार्टली कंट्रोल अफेयर्स, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल अफेयर्स पाकिस्तान में हो तो वो रेजिडेंट कंसिडर की जाएगी। ठीक है, अब ये आ गया। इसके बाद है नेक्स्ट। अब ये 2 मिनट ये पढ़ लें कि कैसे आंसर हुआ है। डन हो गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड अब्रॉड इन द टैक्सी रेजिडेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज फिजिकल डेट्स, इसकी डेज काउंट करेंगे ही। ठीक है, ये हो गया। और एओपी क्या हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, उम्मीद है सबने पढ़ लिया होगा। अब ये आस्ता आस्ता ये डिफिकल्ट होते जाएंगे क्वेश्चंस। अब इसके बाद ये है कि अब मैं ये देखो, ये बोल्ड हाईलाइट इसलिए करता हूँ कि ये आपको ना, ये एग्जाम में भी ना इसी तरीके से क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस अंडरस्टैंड करना जरूरी है। रिक्वायरमेंट में पूछ क्या रहा है, एक तो रेजिडेंशियल स्टेटस का सवाल है, सवाल कहाँ से पूछा है, कौन से टॉपिक से पूछा है, तो ये आपके रेजिडेंशियल स्टेटस का वर्ड यूज करे तो यहाँ तक के टॉपिक से मतलब पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके डिफरेंट आएंगे एग्जाम में। और टैक्स ईयर 2008 का पूछ, 8 या 18 कह लो, भी कह लो, हम ये इसलिए कहते हैं क्योंकि अपडेट करनी पड़ती है प्रेजेंटेशन, पुराने पास पेपर्स होते हैं। हम टैक्स ईयर 2008 स्टार्ट कब से होगा, 1 जुलाई 2007 से स्टार्ट होगा, 30 जून 2008 तक खत्म होगा। ठीक है, अब इसका आंसर फर्स्ट का आप आंसर मुझे चैट में दे दें। मिस्टर शाह वाला आप पढ़ें। मिस्टर शाह हैज बीन वर्किंग एज ए इंफॉर्मेशन एनालिस्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ऑन 1 नवंबर 2007। ही वॉज पोस्टेड टू पाकिस्तान एम्बेसी इन कनाडा फॉर 3 years। हम 1 नवंबर से ही ये पाकिस्तान चला गया। ये पाकिस्तान में तो मिस्टर शाह नॉन रेजिडेंट है 2008 में। तो इसका आंसर क्या होगा, किस तरह हम शॉर्ट फॉर्म में बताएं, ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है मिस्टर शाह। सारे मरियम और सारे स्टूडेंट कायनात, मिस्टर नूर, प्लीज सारे आंसर दें, ये नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट है। सारे स्टूडेंट्स जो अवेलेबल हैं क्लास में, इसके 183 डेज पाकिस्तान में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बस सिंपल आंसर देना है कि ये मिस्टर शाह जो है पाकिस्तान में, और रीजन भी बताएं क्यों। रीजन भी बताएं, ये रेजिडेंट हो रहे हैं तो क्यों रेजिडेंट हो रहे हैं। क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में ये काम करते हैं,
तो इसी वजह से ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है विदाउट एनी कंडीशन, जो पहले ही हमने डिस्कस किया था बलूचिस्तान गवर्नमेंट में, ये मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो इसी वजह से एग्जैक्टली ये इसी वजह से ये रेजिडेंट एम्प्लॉई। और इसके बाद नेक्स्ट वाला पढ़ें, ये पार्टनरशिप फर्म जो है ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, अगर कहें तो मैं भी आपके साथ पढ़ूँ। ए मैं पढ़ लेता हूँ चलो। उसके बाद ए इज अ लर्निंग सेंटर इज अ पार्टनरशिप कंसर्न provide IT training to the professionals in Pakistan, UAE और सऊदी अरबिया एंड अप टू 31 जुलाई 2007। 2007 तक ये पार्टनरशिप पाकिस्तान में ट्रेनिंग दे रही थी, पाकिस्तान में, यूएई में, सऊदी अरबिया में। उसके बाद उसके कंट्रोल्स और अफेयर्स जो है ना पाकिस्तान में थे, उस वक्त जो कंट्रोल्स थे ना पाकिस्तान में थे। हाउएवर 1 अगस्त 2007 से पाकिस्तान में से उसकी पूरा का पूरा मैनेजमेंट और कंट्रोल अफेयर्स पाकिस्तान से इस फर्म का शिफ्ट हो गया दुबई में। अब पूरा का पूरा कंट्रोल 1 अगस्त 2007 से शिफ्ट हो गया दुबई में इस पार्टनरशिप फर्म का। तो ये क्या रेजिडेंट पार्टनरशिप कंसिडर की जाएगी या नॉन रेजिडेंट कंसिडर की जाएगी? एओपी डिस्कस करें कि रेजिडेंट कंसिडर की जाएगी, नॉन रेजिडेंट कंसिडर की जाएगी, और रेजिडेंट कंसिडर की जाएगी तो क्यों रेजिडेंट कंसिडर की जाएगी? देखो पास्ट पेपर ना इसी सेक्शंस में से आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बस वर्डिंग चेंज कर रहा है और थोड़ी उसमें चेंजेस कर रहा है, इसी तरीके से ही पास्ट पेपर्स आएंगे। ठीक है, और एक और आंसर और भी मैं चाह रहा हूँ, 3 आंसर एटलीस्ट आए मेरे पास। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं। ये पार्टनरशिप फॉर्म में ना रेजिडेंट कंसिडर की जाएगी, इसलिए मैं चाह रहा था ये सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक होना ज़रूरी है कि मुझे ये पता चले कि कितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्योंकि मैंने स्पीड का इतना लेक्चर लिया कि मैं कह रहा था आप पास पेपर डिस्कस करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब ये देखते हैं कि ये पूरा का पूरा कंट्रोल कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है? 1 अगस्त से ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन हमने जो नंबर ऑफ डेज काउंट करते हैं ना, पता है किस में करते हैं? वो सिर्फ इंडिविजुअल के केस में करते हैं, मिस्टर शाह के केस में। पार्टनरशिप फर्म में, एओपी में और कंपनी में हम कभी भी डेज काउंटिंग नहीं करेंगे, ये कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ था। इसमें हम सिर्फ मैनेजमेंट और कंट्रोल अफेयर्स को देखेंगे कि पूरा का थोड़ा भी कंट्रोल किसी भी दिन पाकिस्तान में आया है साल में, टैक्स ईयर में। टैक्स ईयर 1 जुलाई 2017 से हो रहा है, हाँ 31 जुलाई पूरे का पूरा महीना, एक माह पूरा का पूरा पाकिस्तान में उसका कंट्रोल आया है पाकिस्तान में। इस वजह से ये रेजिडेंट कंसिडर की जाएगी। अगर एक दिन भी होता ना 1 जुलाई सिर्फ, तो भी ये रेजिडेंट कंसिडर होती, अगर पूरा पार्टली भी कंट्रोल किसी दिन पाकिस्तान से उसका ट्रेनिंग का दे रहा होते, पाकिस्तान में दे रही होती प्रोफेशनल्स को। ठीक है, अगर 1 जुलाई को ट्रांसफर हो रहा होता तो भी ये रेजिडेंट होती। बात समझ आ गई? क्लियर हो गई ये बात? क्योंकि डेज काउंट एओपी में केस में डेज काउंट नहीं होंगे। काइंडली ये कंफर्म करें, ये समझ आ गई? ठीक है, हम अब ये आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। और इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ भी बता दूं, जब भी अभी जो रेजिडेंशियल स्टेटस वाले जो अभी लेटेस्ट पास पेपर आते हैं वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, आपके साथ ही करूंगा, क्योंकि ये सारी क्लियर हो। और रीडिंग कम से कम ना 3 बार कर लीजिएगा प्लीज़, एग्जाम से एग्जाम तक। एक बार मेरे साथ करते हैं, 2 बार आप खुद भी कर दीजिएगा प्रैक्टिस। हम ये तीसरा पढ़ें। मिस्टर ALT was sent to Pakistan on special assignment by his UK-based company 1 March 2008. He left Pakistan on 9 September 2008. अब ये 2008 में पाकिस्तान छोड़ चुका है, और पाकिस्तान किस दिन आया है, किस दिन तक छोड़ चुका है, इसकी नंबर ऑफ डेज काउंट करें। पाकिस्तान में 183 डेज बनते हैं या नहीं बनते हैं, और कौन से टैक्स ईयर के लिए ये रेजिडेंट होगा, कौन से टैक्स ईयर के लिए नॉन रेजिडेंट होगा, ये बताएं थोड़ा मुझे, ये डिस्कस करें। और इसमें भी मैं क्यों रेजिडेंट है ये
मैंने एक बात कही थी, मैं वही दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि हमारे जो स्टार्ट हो रहा है टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर से कंसिडर होगा, वो हो रहा है 1 जुलाई 2007 से लेकर 30 जून 2008 तक। इस टैक्स ईयर में क्या ये रेजिडेंट बन रहा है, 183 डेज बन रहे हैं इसके या नहीं बन रहे? बाकी इसके बाद जो 1 जुलाई 2008 से लेकर 30 जून 2009 तक, ये 2009 टैक्स ईयर काउंट किया जाएगा। इसको अलग से एक बंदा 2008 में रेजिडेंट है, इसका मकसद नहीं है कि 2009 में भी रेजिडेंट हो, 2009 में नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। इसको बात को कंसिडर करके अब डेज काउंट करें, क्योंकि ये लेक्चर इतना स्पीड से लिया, जो नए स्टूडेंट शायद उसको कंफ्यूजन आ रही। जी, एक आंसर तो आ गया, और दूसरा आंसर, 3 आंसर मुझे चाहिए। 2 मिनट हैं आपके पास। बाकी भी स्टूडेंट्स प्लीज आंसर करें, जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर करें, बताएं। एग्जैक्टली, बस सही है, नॉन रेजिडेंट है, सही बात है, दोनों टैक्स ईयर में नॉन रेजिडेंट है। तो ये रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ आ रहा है कि आपको क्लियर हो गया है। और उसके बाद ये है, अब ये लास्ट वाला पढ़े, एफ ट्रेडिंग LLC was incorporated as a limited liability company in UAE. The management and control affairs of its affairs are situated wholly in Pakistan. अब इसका बताएं, ये रेजिडेंट है कंपनी या नॉन रेजिडेंट कंपनी है? कंपनी बनी है कहाँ पर? पाकिस्तान से बाहर बनी है कंपनी। लेकिन पाकिस्तान से बाहर कंपनी क्या पाकिस्तान में रेजिडेंट हो सकती है? यहाँ पर सवाल ये रेज होता है। प्रीवियस क्वेश्चन एक्सप्लेन करते, ठीक है एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये चौथा पढ़ें और तीसरा हम एक्सप्लेन करते हैं सजेस्टेड आंसर के साथ। ठीक है, एक आंसर तो आ गया, 2 भी आ गए, तीसरा आंसर, 3 आंसर मुझे एटलीस्ट चाहिए। एग्जैक्टली, बस सही है। अब हम इनको, जिनको ये समझ नहीं आया क्वेश्चन, उनके लिए ये डिस्कस भी कर लेते हैं एक बार। अब ये सजेस्टेड आंसर, पहले तो मिस्टर शाह था जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, उसमें भी नंबर ऑफ डेज काउंट नहीं होंगे, वो विदाउट एनी कंडीशन रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। और आंसर की ये रीडिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि आंसर कैसे करना है, आंसर करना बहुत आसान है, बस सेक्शन याद हो, इनकम टैक्स का सेक्शन याद हो, फिर बाद में ही ना मैं आपको प्रैक्टिस दूंगा ना, ये आपकी वर्डिंग इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। और ये मैं नंबर ऑफ डेज इसलिए आपको लिखे हैं, मंथ के नंबर ऑफ डेज, कि आपको ना डेज काउंटिंग में ना कोई भी मसला नहीं हो कि किसी मंथ में आपने मार्च में 30 कर लिए, मई में 31 कर लिए हैं। तो इसकी वजह से ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईके क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट हो सकता है इसमें, क्योंकि इसमें आईके इसमें भी खेलता है, ठीक है। अब इस वजह से अब दूसरा ये है कि एओपी भी रेजिडेंट है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ डेज काउंट नहीं होंगे, पार्टली कंट्रोल भी एनी टाइम। ये कीवर्ड देखो मैंने हाईलाइट इसलिए किया कि LC मैनेजमेंट कंट्रोल प्रेजेंटली पार्टली इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द ईयर शैल बी कंसीडर्ड एज अ रेजिडेंट पर्सन। और इनके लिए किसी ने पूछा कि ये काउंट किया जाए। अब उसने जो 1 मार्च से हम टैक्स ईयर, ये पर्टिकुलर सवाल था टैक्स ईयर 2008 तक, मैंने 2009 आपसे ऐसे ही पूछ लिया कि आप 2009 भी बता दें। अब ये 1 मार्च को मिस्टर LT आया था, और 30 जून तक टैक्स ईयर एंड होता है हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर। अगर उससे हम डेज काउंट करें 1 मार्च तक, जैसे मार्च में हमारे 31 डेज हैं, और अप्रैल में 30 डेज हैं, मई में 31 डेज हैं, जून में ये तो एक बनते हैं 122 दिन। 122 दिन बने, 183 डेज से कम डेज हैं, इसी वजह से ये नॉन रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा पाकिस्तान में। अभी आपको क्लियरिटी आ गई? मैडम माम ने स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा था कि अब क्यों ये नॉन रेजिडेंट रहा, क्योंकि इसके डेज जो हैं 183 डेज से कम है 30 जून तक। हमें सितंबर तक काउंट नहीं करने, टैक्स ईयर तक काउंट करने। ओके, उसके बाद ये सबने आंसर सही दिया कि पूरा का पूरा कंट्रोल
पाकिस्तान में, इसी वजह से ये 2008 में रेजिडेंट टैक्स का ये डेज काउंट करना भी ज़रूरी है और ये याद होना भी ज़रूरी है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हम ये पास्ट पेपर है, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको थोड़ा आगे वाले में डिस्कस करते हैं। ये हम इससे पहले ये वाले डिस्कस करते हैं। हाँ, अब ये एक्सेप्शन की जो बात कर रहे हैं, हमने ये डिस्कस किया था रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ये मैंने इसलिए शुरू में ये कहा था कि हम ये इनको समझना ज़रूरी है कि वो टैक्सेबिलिटी पूछ रहा है या रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट पूछ रहा है। अगर ये टैक्सेबिलिटी पूछता ना, फिर हम शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के हिसाब से आंसर देते। अब वो भी हमारे क्वेश्चन आएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हम मैडम कायनात का क्वेश्चन है, अब ये भी क्लियर करते हैं। हम इसको क्लियर करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़े तो ये क्लियर हो जाएगा आपका आंसर। कि सेमेस्टर बी वाला क्वेश्चन पढ़े, मैं पढ़ लेता हूँ चलो आपके साथ, फिर ये मैं 3 मिनट आपको देता भी हूँ। उसके बाद ये मुझे क्वेश्चन ना सही चाहिए, क्योंकि इसके बाद ये पूरा मतलब ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। मिस्टर बी पाकिस्तानी नेशनल was working as a clearing agent in Taiwan for the past 6 years. He came back to Pakistan. Mr. B जो पाकिस्तानी नेशनल था, ओवरसीज पाकिस्तानी था, जो ताइवान में काम करता था, 6 साल पाकिस्तान में नहीं रहा, ठीक है। मतलब पिछले 6 साल पाकिस्तान में नहीं था। जुलाई 2016 में पाकिस्तान 16 में या 6 में पाकिस्तान में आया और ज्वाइंट एज ए क्लियरिंग हाउस ऑफ हिज ब्रदर इकराम, अपने भाई के साथ काम करना शुरू हो गया मार्च 2008। अगर ये 6 ले रहे हैं तो 2008 ले रहे हैं, ठीक है। ही रिसीव्ड 1 मिलियन एज ए कमीशन फ्रॉम डिसकंटिन्यूड बिजनेस इन ताइवान। अगर जो ताइवान में ये जब काम कर रहा था ना, ताइवान से ये 6 साल पास में काम करके आया था, उसके बाद उसकी ग्रेजुटी या टर्मिनेशन या फाइनल सेटलमेंट जॉब छोड़ के आता है तो ये बाद में मिलती हैं। उसको 1 मिलियन पूरे के पूरे 2008 में मिले। अब ये मार्च में मतलब 2006 में आया है, 2007 में भी ये रेजिडेंट रहा, 2008 में भी ये रेजिडेंट रहा, ठीक है। अब 2008 में भी ये रेजिडेंट रहा। ब्रीफली एक्सप्लेन द टैक्सेबिलिटी ऑफ अबव सिचुएशन। अब ये रेजिडेंट नहीं पूछ रहा, अब ये पूछ रहा है टैक्सेबिलिटी। अब इसको कैसे आंसर करेंगे? अब काइंडली ये बताएं इसको कैसे आंसर करेंगे, इसको कौन सा सेक्शन इंप्लीमेंट हो रहा है और उसमें क्या किस तरीके से आंसर करना है, जैसा तैसा भी बता दें, कोई मसला नहीं है। अभी हम लर्निंग पे 1 मिलियन टैक्सेबल होंगे, ठीक है। बताएं ये कोई मसला नहीं है। क्यों होंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे, क्यों नहीं होंगे ये भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपसे इसमें चलो एक क्लैरिटी पूछता हूँ कि क्या ये फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम और पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है कि रेजिडेंट पर्सन है, कि रेजिडेंट पर्सन में हमने 3 एग्जेम्पशन कौन से पढ़े थे, क्या ये वो 3 एग्जेम्पशन में किसी एग्जेम्पशन में आता है? 3 एग्जेम्पशन हमने पढ़ा था, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, रिटर्निंग एक्सपेडिएट और तीसरा फॉरेन सोर्स सैलरी। इसमें से किसी में ये फॉल करता है, ये सोचना जरूरी है। जिसने बोला है 1 मिलियन टैक्सेबल नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा ये बताना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में 1 मिलियन टैक्सेबल नहीं बताना, वहां पे सेक्शन कोड करना है, इस सेक्शन के तहत ये टैक्सेबल नहीं होगा और उसको जस्टिफाई करेंगे सेक्शन के तहत ही। मैंने 3 सेक्शन डिस्कस किए थे, एक रिटर्निंग एक्सपेडिएट जो 4 साल पाकिस्तान में नहीं रहा हो, उसकी करंट ईयर और फॉलोइंग ईयर इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाती है, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम की एग्जेम्प्ट हो जाती है। फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम एक रेजिडेंट पर्सन हो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी अगर वो 4 साल पाकिस्तान में नहीं रहा हो, ठीक है। इसको क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, इसका पहले आंसर पढ़ते हैं। अब इसका आंसर पढ़ें तो फिर मैं डिस्कस करूँ, 1-2 मिनट आंसर पढ़ें तो मैं बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ क्लैरिटी होना जरूरी है, क्योंकि ये आपने एक बार कर लिया ना तो आपको इंशाल्लाह एग्जाम तक ये कंफ्यूजन नहीं होगी। 2 मिनट में दे रहा हूँ प्लीज। एग्जैक्टली यही था, क्योंकि उसकी करंट ईयर मतलब 2007 वाला टैक्स ईयर भी 2008 वाला, दोनों टैक्स ईयर वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। और इसको आंसर पढ़े,
और देखो आंसर को पहले कोड क्या कर रहा है, पूरा का पूरा सेक्शन कोड कर रहे हैं हम जो हमने पढ़ा। करंट ईयर बट वाज नॉन रेजिडेंट प्रीसीडिंग 6 ईयर, कोई सेक्शन पढ़ा बस सेक्शन कोड करना है, सेक्शन याद होना होगा तो इज इट कोड करेंगे। फिर हम इसको ना लिंक करते हैं सेक्शन को। मिस्टर बी मिंगर नॉन बिकम रेजिडेंट इन टैक्स ईयर 2007 एज अ रिटर्निंग एक्सपेडियर। आजान आ रही है, जब तक 2 मिनट पढ़े, 1 मिनट, एक आजान भी आ रही है। ठीक है, पढ़ लिया सबने, पढ़ लिया सबने, पढ़ लिया, काइंडली कंफर्म करें सबने पढ़ लिया। और फिर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ओके, अब ये करते हैं, देखो हमारी सेक्शन की कंडीशन क्या है कि 4 साल पाकिस्तान से बाहर होना चाहिए पहले, पिछले साल 4 साल, और ओवरसीज पाकिस्तान होना ज़रूरी है। तो फिर उसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी कौन से साल की, करंट ईयर की, जिस साल में वो रेजिडेंट रहा, और उससे अगले साल की। ठीक है, अब ये सवाल इसी तरीके का ही है। ये 6 साल नॉन रेजिडेंट रहा, एक कंडीशन पूरी रही, ओवरसीज पाकिस्तानी नेशनल था, ये दूसरी कंडीशन मीट हुई। उस केस में क्या होगा, करंट ईयर, करंट ईयर कौन सा हुआ, जुलाई 2006 से 30 जून 2007 तक, इसका टैक्स ईयर फर्स्ट हो गया। और इससे 1 जुलाई 2007 से 30 जून 2008 तक नेक्स्ट ईयर हुआ। तो ये मतलब जिसको ये फाइलिंग ईयर यूज करता है लॉ, तो उसको इसमें दोनों साल एग्जाम्ड हो जाएंगे। तो इसमें ये फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से रिसीव हो रही है, बाहर से, तो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम हुई तो एग्जाम्ड हो जाएगी। अगर ये पाकिस्तान से भी रिसीव करता तो वो टैक्सेबल होती और ये एग्जाम्ड होती। कभी कभी ये दोनों दे देता है, तो हमें ये बताना होता है कि पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम तो टैक्सेबल होगी, लेकिन जो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है वो एग्जाम्ड हो जाएगी। ठीक है, अब ये इसमें क्या पूछा है, इसमें टैक्सेबिलिटी पूछा है। अगर ये कर देता ना कि ये इसका रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंट स्टेटस बता तो वो तो फिर उस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, अब ये आओ 2010, और ये जो अभी आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये मॉड्यूल एफ के क्वेश्चन है, मतलब सीएफ के आईकेप के जो लेटेस्ट एडवांस टैक्सेशन का क्वेश्चन है ना, उसमें ही आता है, आया था, लेकिन आपकी लेवल के भी इतने आते हैं। अब ये वाले क्वेश्चंस पढ़े। हाँ, 2 साल पाकिस्तान में रहा, लेकिन पाकिस्तान में रहा ना 2006 सेक्शन, अगर आप पढ़ेंगे ना, अगर हम सेक्शन पढ़ें दोबारा, थोड़ा इस सेक्शन को ना क्लियर करते हैं, दोबारा सेक्शन पे जाते हैं, आंसर कम पढ़ते हैं, सेक्शन पे जाते हैं। जो मैंने सेक्शन लिखा है, जो 2 साल पाकिस्तान में रहा है ना, इसकी क्लियरिटी होना जरूरी है, क्योंकि ये रिपीट होते हैं पास्ट पेपर में, नहीं चाह रहा कि अगले सवाल में गलती हो। अब ये कह रहा हूँ, इफ इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज रेजिडेंट मतलब क्या कि 183 डेज उसको पाकिस्तान में हुए होंगे, वो पाकिस्तान आया होगा वापस, उसकी बात कर रहा है इन करंट टैक्स ईयर। जैसे 2006 में हमारा वो रेजिडेंट था, इससे पिछले साल नॉन, बट वाज नॉन रेजिडेंट, 4 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर, पिछले साल 6 साल वो नॉन रेजिडेंट था पाकिस्तान में, 2006 में रेजिडेंट था करंट ईयर में, और उसी साल की जिसमें वो रेजिडेंट है उसी साल की फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम शुड बी एग्जेम्प्ट करंट टैक्स ईयर 2006 और फॉलोइंग टैक्स ईयर 2007-8, मतलब 2006 जो टैक्स ईयर 2007 से चला जाएगा, और 2008 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है 30 जून के, वो फॉलोइंग टैक्स ईयर 2008 में एग्जाम्प्ट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी उसी की कर रहा है जो रेजिडेंट। अगर वो बंदा नॉन रेजिडेंट होता ना, अगर वो बंदा नॉन रेजिडेंट होता उसी साल में, तो फिर तो उसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम वैसे ही एग्जाम्प्ट थी, क्योंकि उसको तो हम सोचना ही नहीं पड़ता, उसके 193 डेज तक हुए ही नहीं है, तो उसके हम पूछेंगे ही नहीं फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, उसका तो लेना ही लेना नहीं था। अगर ये 183 डेज उसको नहीं होते पाकिस्तान में,
तो फिर हम क्या कहते हैं, जो 1 मिलियन था ना वैसे ही एग्जाम था, फिर तो टैक्सेबिलिटी थी ही नहीं, लेकिन ये रेजिडेंट होने की वजह से एग्जामेशन मिली है, एग्जामेशन में आ रहा है। ठीक है, नॉन रेजिडेंट होता है खुद, उस केस में क्या होता, तो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम एग्जाम्प्ट ही हो जाती। ये रेजिडेंट था तो एक्सेप्शन दिए हुए होते। अब क्लैरिटी आ गई। हाँ 2 साल काउंट करेंगे, सही है, 2006-7 समझ आ गया, ठीक है, गुड। तो इसलिए अब ये नॉन रेजिडेंट होता तो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम तो सोच किसी भी हालत में एग्जाम्प्ट होती। ये तो लिख लें, ये कीवर्ड है ना अपनी उर्दू में ही लिख लें, लैंग्वेज में, कि फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम ना अगर नॉन रेजिडेंट होगा तो एग्जाम्प्ट होगी। नॉन रेजिडेंट कौन होगा, जिसके 183 डेज, इंडिविजुअल की बात, ये ज्यादातर इंडिविजुअल में सवाल पूछता है ऐसे। ठीक है, अब ये दूसरा सवाल करें, ये आगे सवाल आएंगे ना, मैं नहीं चाह रहा आगे इतना, मैं कॉन्फिडेंट चाह रहा हूँ कि आगे रिपीट हो, क्योंकि आईकेट में इसी तरीके से रिपीट होंगे, मुझे पता है अगला कितना भी अटेम्प्ट, कितना भी मुश्किल सवाल आएंगे ना, तो कॉन्सेप्ट इसी में ही रिपीट होगा। अभी ये 2010 ये वाला सवाल करें, और इस हफ्ते ना इंशाल्लाह हम क्लासेस थोड़े, इसने सितंबर सैटरडे को भी रखी है, इंशाल्लाह हम क्लासेस बढ़ाएंगे कि कोर्स को स्पीड अप से बढ़ाना है और टाइमली खत्म करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करानी है, इसी वजह से मैं चाह रहा हूँ क्लासेस ज़्यादा रखूँ, मैं शायद क्लासेस आपकी बढ़ा दूँ। मैं चाह रहा हूँ हर स्टूडेंट ना मेरा क्लियर हो। नमाज ब्रेक हम इंशाल्लाह करते हैं, अगर 10, क्योंकि उसके बाद क्लास एंड ही होगी, 10-15 मिनट हम लेते हैं क्लास को, फिर 15 मिनट के बाद हम क्लास एंड करते हैं, 10 मिनट ये सवाल पूरा करते हैं फिर एंड करते हैं, ऐसा करते हैं, क्योंकि क्लास फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगी, मुझे वैसे भी एंड करनी है। ये एक सवाल पूरा करते हैं, फिर हम, मैं नेक्स्ट क्लास ना ऐसा करता हूँ, अगर इस वीकेंड में किसी में भी अवेलेबल है पूछता हूँ तो एडमिनिस्ट्रेशन से, तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास कम्युनिकेट करवा देता हूँ कि वो, क्योंकि ये मुझे चैप्टर आज टारगेट था कि पूरा करना है। लेकिन स्टूडेंट आधा घंटा हमारे लेट भी क्लास स्टार्ट हुई ना, इसी वजह से हुआ। अब ये सवाल जो है, ये भी 2000 टैक्स ईयर 8 का है। क्या पूछ रहा है, रेजिडेंशियल स्टेटस, टैक्सेबिलिटी नहीं। तो इसमें पहले पूछ रहा है मिस्टर मुबीन पहली बार पाकिस्तान में आया है, फर्स्ट कब आए, 1 अप्रैल को, और 31 सितंबर 2007 तक पाकिस्तान छोड़ के चला गया। ये रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा? इसका आंसर तो जल्दी, ठीक है, डन, ये समझ आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि देखो आप खुद भी रियलाइज करें कि रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो टेक्स्ट में फेल होना ना, मैं कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए टेक्स्ट में फेल लॉ में, क्योंकि अगर रोज रीडिंग करेंगे ना इंशाल्लाह हमारी गिरफ्त भी आ जाएगी लॉ में भी, और ये भी। अब ये दूसरा मिस्टर मुबीन, और ये बड़े मिस्टर राना, हु इज नेवर ट्रेवल्ड अब्रॉड इन हिज लाइफ, गॉट जॉब इन कनाडा, पहले कभी भी बाहर ये नहीं गया था, अभी जॉब कनाडा में इसको मिल गई। ही वेंट कनाडा ऑन 29 दिसंबर 2007 to assume his responsibilities as a CFO. In June 2008, his company sent him to India on his training workshop. On 30 June 2008, on his way back to Canada, he had to stay in Karachi for full day in transit. हम इसलिए केस में बताएं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। इसमें डेज की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है काउंटिंग की, मंथ में किसी में भी गलती हो गई तो ये सवाल गलत हो सकता है। कि ये रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। नॉन रेजिडेंट क्यों नॉन रेजिडेंट होगा, ये इसमें थोड़ा मुझे जरूर बताएं, डेज कितने बने आपके?
टोटल डेज काउंटिंग में कितने बने मिस्टर राणा के? और टैक्स ईयर हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? 2008, जो स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2007 से 30 जून 2008 तक खत्म हो रहा है। ठीक है, ठीक है, गुड, गुड आंसर। क्योंकि होल डे इन ट्रांजिट है वो काउंट नहीं होगा। ये बहुत आज तारिक ने बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत वेल डन। और 182 डेज होल इन डे इन ट्रांजिट ये काउंट नहीं होगा। सारे समझ गए ये काउंटिंग? एग्जैक्टली exactly। वरना ये देखो, एक दिन की भी अगर कोई गलती कर देता है, अगर एक बंदा 29 दिसंबर पे पाकिस्तान में आ रहा है तो वो 30 जून 2008 तक अगर ये काउंट होता तो ये खुद ब खुद ये रेजिडेंट कंसिडर किया जाता। सही है, वेल डन। और उसके बाद अब लास्ट वाला, और ये मैं स्टूडेंट से ये फीडबैक भी लूंगा कि ये क्या क्लास में इस तरीके से प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए या सिर्फ आपको घर के लिए दे दूं? मेरे ख्याल से तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी मैं इसलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चंस निकाले थे और सारे मैंने प्रैक्टिस के लिए अलग 2-3 रखे हैं। आप क्या चाह रहे हैं, हर क्लास में इस तरीके से? ठीक है। सेकंड में एक्चुअल बताना कि ठीक है वो डिस्कस करते हैं, हम आंसर देखेंगे ना उसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद थर्ड आप पढ़ें, तो सेकंड वाला मैं ना डिटेल में डिस्कस करता हूं कि आंसर के साथ डिस्कस करता हूं, ठीक है? थर्ड वाला पढ़ें और फोर्थ वाला पढ़ें। जिसको समझ नहीं आए अपने आंसर दें, जिसको नहीं समझ आए तो वो थर्ड वाला तो बिल्कुल आसान है, हम 3 बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय विदाउट एनी कंडीशन, उसके डेज काउंट करने की हमें जरूरत ही नहीं है। उसके बाद अब फोर्थ पे आए, तो सेकंड जिस पे हमें टाइम देना होगा ना, फिर हम डायरेक्ट उसको टाइम दें। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि सारे के सारे आंसर आप ही दो, कि मुझे भी पता चले कि आपको क्लैरिटी हो रही है। और इंशाल्लाह अगर हमने कोर्स जैसे कंप्लीट किया तो मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग भी सिखा दूंगा और सेल टैक्स रिटर्न प्रैक्टिकल भी सिखा दूंगा कैसे फाइल होता है। Mr. Francis, a sugar dealer in Brazil, came to Pakistan for first time in 31st July 2007. During his visit, he stayed in Lahore for 60 days, spent for rest of the days in Karachi. He left the country on 31st. To assume the commissioner has granted his permission to use the calendar year as a special tax year. अब ये बताएं, जो मिस्टर फ्रांसिस है 31 जुलाई में आ रहा है, इसमें एक नोट करने वाली बात है इसमें, इस सवाल में फोर्थ और सेकंड थोड़ा टेक्निकल था, बाकी दोनों आसान थे, फर्स्ट और थर्ड आसान था। हम इस पे ही टाइम देंगे। फोर्थ नॉन रेजिडेंट, वेल डन। क्यों ये नॉन रेजिडेंट होगा? स्पेशल टैक्स ईयर है, परमिशन दे तो होगा। वेल डन, वेल डन। आगा असद ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बिल्कुल सही। ठीक है, जिसको नहीं समझ आया वो मुझसे डिस्कस करे, तो इसको भी हम डिस्कस करें। मिस्टर फ्रांसिस, किसको समझ नहीं आया? वैसे वेल डन नॉन रेजिडेंट, क्योंकि स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो कर रहा है तो इसका स्टार्ट होगा
1 जैन 2007 से 30 जून 2007 तक स्टार्ट होगा, और वो पहचाना जाता है 2008 से, उसका 2008 से पहचाना जाएगा, वो भी 12 महीने का पीरियड होता है। इसमें जनवरी काउंट नहीं होगा तो इसके दिन ही नहीं बन रहे, इसके 154 डेज बन रहे हैं। तो मिस्टर फ्रांसिस क्या होगा, नॉन रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसके आंसर हम थोड़े डिस्कस कर लें। अब सेकंड वाला हम डिस्कस कर लेते हैं। हम ये क्या था, वो पूछ रहा था कि जो कौन सा सवाल था, कायनात का सवाल था कि मिस्टर राणा जो है पूछ क्या रहा है, पूछ तो ये रहा था कि रेजिडेंशियल स्टेटस है या नहीं है। सवाल की रिक्वायरमेंट ऊपर लिखी हुई थी, यहाँ पर आपसे पूछ रहा था कि ये इसका स्टेटस बताओ, कि जो कनाडा जा रहा है वापस जा रहा है, ये जो भी इसकी कहानी है ये बता रहा है। ठीक है, इसमें हमें इसके डेज काउंट करने थे कि ये 29 दिसंबर 2007 को assume as the responsibility CFO. In June 2000, company sent him to India for training workshop. On 30 June, on his way back to Canada, and he had to stay in Karachi for whole day in transit in Pakistan. अब जो होल डे इन ट्रांजिट था जो इंडिया से आ रहा था, इसमें सोली बाय द रीजन ऑफ बीइंग ट्रांजिट डज नॉट काउंट डे इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान। अब जो इसके 1 जुलाई और 29 दिसंबर, अब ये कब तक से आया था, 29 जुलाई और दिसंबर से ये पाकिस्तान से बाहर जा रहा था। उसके अगर हम डेज काउंट करें ना तो ये बनते हैं हमारे 182 डेज। ठीक है, 182 डेज बनते हैं, और डे इन ट्रांजिट अगर ये 31 दिसंबर डे इन ट्रांजिट नहीं होता ना तो ये 183 डेज हो जाता रेजिडेंट। लेकिन ये डे इन ट्रांजिट कैसे हुआ, ये इंडिया से जा रहा है कनाडा, पाकिस्तान में जो फ्लाइट मिली है पाकिस्तान से वो ट्रांजिट वाली फ्लाइट मिली है, तो इसलिए वो डे काउंट नहीं होगा। क्लैरिटी हो गई या नहीं हुई, या इसको ज्यादा थोड़ा और एक्सप्लेन करूं? मिस्टर कायनात, ये मैडम कायनात, ये एक्सप्लेन हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, चलो मैं थोड़ा सही से एक्सप्लेन करता हूँ इसको। अब फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, ये हम दोबारा सवाल सही से पढ़ते हैं, इसको करते हैं दोबारा सवाल सही से पढ़ते हैं। मिस्टर राणा हु हैज नेवर ट्रेवल्ड अब्रॉड इन हिज लाइफ, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये पाकिस्तान में ही रहा है। ठीक है, गॉट जॉब इन कनाडा, ही वेंट टू कनाडा ऑन 29 दिसंबर 2007। अब इसका हमें रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है, तो ये 1 जुलाई 2007 से पाकिस्तान में रहा है और 29 दिसंबर तक पाकिस्तान में इसने स्टे किया। ठीक है, 1 जुलाई रहा, अगस्त रहा, सितंबर रहा, अक्टूबर रहा, नवंबर रहा, दिसंबर 29 तक रहा। अब इस तक यहाँ तक दिन काउंट करते हैं ना, ये दिन बनते हैं 182 डेज। और ये पूछना क्या चाह रहा है, रेजिडेंशियल स्टेटस। तो इसने अज्यूम इसको फिर जॉब मिल गई कनाडा में, तो ये चला गया 29 दिसंबर को। उसके बाद 30 दिसंबर से इसके डेज काउंट करना पाकिस्तान में बंद हो गए क्योंकि ये चला गया कनाडा। उसके बाद ये क्या हुआ, कनाडा से ये गया था इंडिया वर्कशॉप, पाकिस्तान नहीं आया था, तो पाकिस्तान में कोई डेज ही काउंट नहीं होगा। जून में अगर गया तो इंडिया गया है, और उसके बाद ये कनाडा वापस जा रहा था इंडिया से। तो इंडिया से जब वापस जा रहा था ना कनाडा, तो उसको फ्लाइट जो मिल रही थी वो पाकिस्तान के थ्रू मिल रही थी। वो पाकिस्तान से फ्लाइट मिलेगी, पाकिस्तान के बाद वो कनाडा जाएगी फ्लाइट। तो वो जो फ्लाइट थी वो दिन जो है ना, एक्सेप्ट वो दिन, वही दिन काउंट नहीं होता। बाकी सारे दिन अगर पाकिस्तान में प्रेजेंट हो तो काउंट होते हैं, डे ऑफ अराइवल, डिपार्चर। लेकिन फ्लाइट की वजह से पाकिस्तान में रहा है क्योंकि वो उसको पाकिस्तान में एक इंडिया की फ्लाइट थी जो कराची में उतरना जरूरी थी, उसके बाद कराची से उतार के 2 बंदे फिर वो उसको बाहर जाना था, उसी वजह से वो पाकिस्तान में 5 घंटे स्टे किया, 6 घंटे स्टे किया, वो दिन काउंट नहीं होगा। अगर वो दिन काउंट होता तो 183 डेज बनते, लेकिन लॉ कहता है कि डे इन ट्रांजिट हमारा काउंट नहीं होगा, इसलिए ये 182 डेज हुए। तो ये इसका स्टेटस हम बताएंगे कि ये नॉन रेजिडेंट है मिस्टर राणा। अब समझ आ गई बात? अब इसका आंसर भी पढ़ लो। अ डे इन पाकिस्तान सोली बाय रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट, क्योंकि ये जो कराची से जो फ्लाइट जा रही थी इसकी इंडिया से कनाडा जा रहे थे, तो कराची में फ्लाइट आई, फिर ये कराची से कनाडा गई। डज नॉट काउंट एज अ डे प्रेजेंट इन पाकिस्तान, ये लॉ कोड किया है, तभी मैं कह रहा हूँ लॉ को याद करना जरूरी है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन को सब उसके हिसाब से आंसर देना है। फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान मिस्टर रजा एंड टेक्स ईयर 2000 एक्सक्लूडिंग डेज इन ट्रांजिट इज 182 डेज। कब से कब काउंट कर रहा है? 1 जुलाई
से 29 दिसंबर, देयरफॉर ही इज नॉन रेजिडेंट इन द टैक्स ईयर 2008। ठीक है, 4 भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, अब क्लियर हो गया सबको? कायनात, ये प्लीज इंश्योर करें कि ये क्लियर हो गया है। ओके, ठीक है। अब 4 वाला भी एक्सप्लेन कर देते हैं। 4 वाले में क्या था, थोड़ा मैं सवाल दोबारा पढ़ता हूँ। अब ये क्या था, मिस्टर फ्रांसिस अ शुगर डीलर इन ब्राजील कैम टू पाकिस्तान। अब ये था पाकिस्तान आ रहा है, वो पाकिस्तान में प्रेजेंट था, बाहर जा रहा है। ये थोड़ा इंग्लिश को ना समझना जरूरी है, ये रीडिंग से आएगा, बार बार रीडिंग से। मैं भी ना आपकी तरह ही स्टूडेंट था, मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं भी, मुझे भी ना कभी कभी क्लास के बाद चीजें समझ आती थी, तो मैं नहीं चाह रहा कि मेरा वाला जो मसला है ना आपके साथ भी हो। ठीक है, क्लास में ही सारी चीजें ना समझ आए, घर जाके पढ़ते थे फिर ही जाके चीजें समझ आती थी। मैं कह रहा हूँ हर स्टूडेंट ना मेरी क्लास से समझ के ही निकले। अब फिजिकल स्टे हम ये करते हैं, शुगर डीलर कैम टू पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान आया है, किस दिन आया है? 31 जुलाई 2007 में आया है पहली बार। ये याद रखना, हम टैक्स ईयर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं और कौन सा टैक्स ईयर फॉलो कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। चीज सवाल में ये इंपॉर्टेंट, दो चीजें इंपॉर्टेंट जरूरी हैं। ड्यूरिंग हिज विजिट ही स्टेड इन लाहौर। कहीं पे भी स्टे करे पाकिस्तान में हमें कोई लेना देना नहीं है, ये कंफ्यूजन होती है। लाहौर में 60 डेज स्टे किया, कराची में गया, किसी गांव में गया, कहीं पे भी गया, इससे कोई लेना देना नहीं। ही लेफ्ट country on 31st December 2008 or 31st January 2008. Assume the commissioner is granted his permission to use calendar year as a special tax year. अब ये स्पेशल टैक्स ईयर से मुराद ये क्या कहना चाह रहे हैं कि स्पेशल टैक्स ईयर जब ये फॉलो करेगा ना, अब 2008 जिसका टैक्स ईयर होगा ना एंड, उसका स्पेशल टैक्स ईयर बनेगा 1 जनवरी 2007 से लेकर 31 दिसंबर 2007 तक। ठीक है, 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर 2007 तक स्टार्ट होगा। अब इसमें इसके डेज काउंट होंगे, 31 जून तक इसके काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो कर रहा है। नॉर्मल टैक्स ईयर होता तो 30 जून पे एंड होना जरूरी था, इसका ईयर एंड ही हो रहा है 31। हम अज्यूम ये करते हैं, ये नहीं बता रहा ना, तो ये टैक्स ईयर जो एंड फॉलो होता है 31 दिसंबर होता है। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा साल जब जब से स्टार्ट हो रहा है, पूरे महीने 12 महीने एंड कब तक हो रहे हैं, तो वहां तक ये 31 दिसंबर तक कंसिडर किए जाएंगे। अब जब इसके डेज काउंट करते हैं ना, तो ये डेज बनते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और दिसंबर। जनवरी तो काउंट नहीं होगा क्योंकि वो नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो नहीं कर रहा है, इसका टैक्स ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर। तो इसके डेज बन रहे हैं 154 डेज। अब ये देखो यहाँ से, फिजिकल स्टे ऑफ मिस्टर फ्रांसिस इन पाकिस्तान टैक्स ईयर एंडेड 31 दिसंबर, स्पेशल टैक्स ग्रांटेड बाय कमिश्नर। वो बता भी रहा है कि कमिश्नर ने ग्रांट किया है 142 डेज। अब यहाँ से जुलाई से दिसंबर तक हम डेज काउंट करेंगे तो हमारे ये बनेंगे 140 डेज। देयरफॉर ही इज नॉन रेजिडेंट फॉर द पाकिस्तान टैक्स पर्पस। टैक्स ईयर कहाँ तक एंड हो रहा है, देखो ईयर एंड हमने कहाँ लिखा है 31 दिसंबर 2007 तक। जी 1 जन से स्टार्ट होगा इसका, क्योंकि ये स्पेशल टैक्स ईयर इसने खुद बताया एंड में, इसकी एंड की। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 बार क्वेश्चन पढ़ना, 3 बार पास पेपर प्रैक्टिस करना जरूरी है। फिर जाके ना एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मुश्किल आएगा ना, आपकी इतनी क्लैरिटी होगी, इतनी ग्रिप होगी चीजों पे। इसलिए मैं चाह रहा हूँ पास पेपर ना मेरे साथ प्रैक्टिस करें। और ये वाली जो लाइन थी ना, इसमें ये इंपॉर्टेंट, कमिश्नर इज ग्रांटेड इज परमिशन। अगर आप नॉर्मल टैक्स ईयर से कर रहे थे ना, तो सारे सही कर रहे होंगे शायद, लेकिन इसमें थोड़ी टेक्निकल बात ये थी कि स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो हो रहा था। हाँ एग्जैक्टली यही बात है। फर्स्ट जिस अगर नहीं बता रहा हो तो हम 1 जन से अज्यूम करेंगे कि 1 जन से स्टार्ट हो रहा है 31। जैसे इसमें नहीं बताया हमने, 1 जन से अज्यूम करना है। इसमें थोड़ी ये टेक्निकल बात थी और ये इसलिए मैं चाह रहा था ये दोनों पे मेरी भी डिस्कशन में चाह रहा था सी पे ही हो। ठीक है, आगे और एक प्रैक्टिस करें या एंड करें, क्या चाह रहे हैं? आप स्टूडेंट्स, सारे आप स्टूडेंट्स बताएं। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक और क्लास मुझे जल्दी रखनी पड़ेगी सैटरडे से, क्योंकि ये मैं चाह रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ तो फिर हम नेक्स्ट बाकी भी स्टूडेंट्स बताएं, 3 स्टूडेंट्स एटलीस्ट मुझे बताएं, तो फिर एक ओके एक क्वेश्चन करते हैं। चलो फिर
ये वाला थोड़ा टाइम लगेगा, ये वाले दो डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, ये दो वाले डिस्कस कर देते हैं, ये दोनों आसान है। अब ये पढ़े हैं 2013 वाला, देखो ले मार्च 2013 का क्वेश्चन है, और मार्च दो क्वेश्चन आए हैं इसी चैप्टर में से, पढ़े ये क्वेश्चन पढ़े, और ये खुद ही मेरे ख्याल से सबको आंसर आ रहा होगा। State the provision of Income Tax Ordinance 2001 for the determining the residential status of AOP, Association of Person। रेजिडेंशियल स्टेटस में कौन सी बातें डिस्कस करनी होती हैं, मुझे बस कीवर्ड सारे बता दें, कीवर्ड बताएं मुझे, ये मैंने एटलीस्ट हर किसी को कीवर्ड्स टेक्स्ट के हर सेक्शन के पता हूं, भाई ये वर्ड लिखता हूं ना, मेरा सारा कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाता है। हाँ, पार्शियली कंट्रोल हो तो रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा एओपी, लेकिन पूरा जो लिखना है वो होली एंड पार्टली कंट्रोल इन पाकिस्तान, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर्स इन पाकिस्तान, ठीक है, इस तरीके से। वैसे जो सिनेरियो मैंने पार्शियली भी पाकिस्तान मिले तो उसको हम एओपी कंसिडर किया जाएंगे। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़े, क्योंकि अभी 9:15 पे किसी और की क्लासेस हैं। नीचे वाला भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, वो एज सेम ही आया है जो हमने 2007 का पहले हम डिस्कस किया है। देखें तो आप खुद ही रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये 30 जून में 31 दिसंबर में चेंज इन टैक्स ईयर में जा रहा है, और रीजन यहाँ पे भी अकाउंटिंग का था, वहां पे भी अकाउंटिंग, वहां सब्सिडी यूज कर रहा था, नीचे रिक्वायरमेंट से टैक्स नॉर्मल से स्पेशल में जा रहा है, उसका प्रोसीजर बताओ, किसके पास जाएंगे, कमिश्नर के पास जाएंगे, उसके बाद 3 डिसीजन मेकिंग होंगी, या तो अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा या विड्रॉल करेगा, ठीक है, एग्जैक्टली बस सही है, यही एग्जैक्टली ये भी क्वेश्चन देखो सारे रिपीट हो रहे हैं, उसके बाद भी आगे रिपीट होते हैं। उसके बाद मैं कह रहा हूँ ये, क्योंकि नेक्स्ट क्लास या मैं डिस्कस कर, ठीक है क्लास ऑफ कर देते हैं, ठीक है ओके। हम यहाँ पे इंशाल्लाह हम क्लास एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास हम कोशिश करेंगे कि मैं वीकेंड से पहले कोई रखूँ कि ये सारे जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं वो सारे डिस्कस करें, ठीक है। ठीक है, स्टूडेंट को जिसको भी जो कंफ्यूजन हो क्वेश्चन, लेकिन मेरे ख्याल से जो हमने नहीं गई ना जिसने क्लासेस, वो पास्ट पेपर में मेरे साथ अपीयर हो रहा है, तो सारे कॉन्सेप्ट उसके पुराने वाले डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जिसको परेशान, और ये मैं इंशाल्लाह पास्ट पेपर हमारे सारे डिस्कस हो जाएंगे, उसके बाद ही मैं शेयर करूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर मैं कुछ काम भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ओके, अल्लाह हाफिज, यहाँ पे मीटिंग एंड करते हैं।